हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं विपुल कुमार पांडे, विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जुड़ जाइए। थोड़ा सा लेट हुआ है, थोड़ा सा गुरुजी क्या, पूरा अपने आप में 45 मिनट आप लेट हो। हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि और सभी जुड़ जाएं भाई। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, जम के शेयर करिए, जम के। और थोड़ा सा गर्दन अकड़ी हुई है, उसी से दर्द से परेशानी है, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर और सही हो जाता है तब चलते हैं, थोड़ी देर और, लेकिन वो हालत गड़बड़ ही है। लेकिन कोई नहीं, एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम लोग क्लास करेंगे। अब की बार रेलवे पार विगत वर्षों के पर आधारित प्रश्नों की ये टेस्ट श्रृंखला, मॉक टेस्ट, जिसमें वास्तविक परीक्षा की तरह आपको अनुभव होगा कि हाँ, सच में हमारा ग्रुप डी का पेपर हो रहा है। मॉक टेस्ट नंबर 7 की स्टार्ट करते हैं। दम है तो मैदान में आ जाओ। पहले गणित से शुरुआत करते हैं। हाँ, चैलेंज काहे दे रहे हैं गुरुजी? एकदम चैलेंज है। दम है तो आ जाओ और दिखाओ अपना दम। ठीक है। अच्छा, कल के लिए मैं आपको बता दूं कि कल आपका सुबह में मॉक टेस्ट चलेगा। कल दीपावली है, मैं मानता हूं, और पहले एक दिन पहले छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज छोटी दीपावली है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी, सभी कोचिंग बंद हैं, ऑनलाइन भी बंद है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? प्रश्न है, मैं मानता हूँ। लेकिन बेटा, दीपावली और छोटी दीपावली को हमको पढ़ना चाहिए, न कि पढ़ना बंद करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आपको अगर अदर जगह पे, दूसरी जगह पे कोचिंगें बंद है तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं भाई। वो अपनी जगह सेंटर पे चलाते हैं, हम अपने यहाँ यहीं से डायरेक्ट लाइव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल सुबह में आप याद रखिएगा कि सुबह 10 बजे से आपकी लाइव मॉक टेस्ट चलेगा। ठीक है, 10 बजे से, कल सुबह 10 बजे से, पहली बात। ठीक है। हाँ, तो गणित का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आज का पहला सवाल आ गया है, काम समय का। काम समय का ये जबरदस्त सवाल, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ, के सहारे लांजी बालाघाट एमपी से आधार बीच कब से स्टार्ट होगा दोबारा से? हाँ, ये सर कल अनाउंस करेंगे, आज नहीं कर सके, आज संडे था और आज सर क्लास नहीं ले पाए, तो उन्होंने अनाउंस, उन्हीं के मुखार बिंदु से आप सुनिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुल मिला के आपके लिए सहारा बनेगा, घबराइए नहीं। आधार है तो आधार बना रहेगा। हाँ, आधार बैच का परेशान न होइए, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही। आप ही बच्चों के कहने पे हम लोग ये मॉक टेस्ट शुरू कर दिए थे, क्योंकि पेपर की तैयारी भी बराबर बनी रहे। ओके, चलिए। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। यह दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? दुनिया में बेटा, कोई भरने वाला होता है तो कोई खाली करने वाला भी होता है। मान लीजिए दो नल हैं, ए और बी। ए भर रहा है 20 मिनट में, ए भर रहा है 20 मिनट में, और ये खाली कर दे रहा है 60 मिनट में। तो दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो 60 हो जाएगा। अगर ये 3 की क्षमता से, 20 3 60, 3 की क्षमता से मेरे भाई भरता है, तो ये 1 की क्षमता से खाली कर देता है। ठीक है, ये 3 की क्षमता से भरता है तो 1 की क्षमता से ये खाली कर देता है। हमको भरना कितना है भाई? 60 पूरी उसकी धारिता है, टंकी की धारिता है। और किस क्षमता से भरना है? तो 3 प्लस वाला और 1 माइनस वाला, मतलब 2 की क्षमता से। 2 से भाग दे देंगे, 30 मिनट में ये भर जाएगा। 30 मिनट में भर जाएगा। इसका सिंपल सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, 30 मिनट। मनोज यादव, मेरे भाई आप लोग एक बार शेयर कर दो, जम के शेयर करो भाई। मेरा काम ना रहे, मेरा काम ना बचे। लाइव क्लास में गर्दन इतना मकड़ी हुई है भाई, उठ ही नहीं रही है। हाँ, लाइव क्लास में आपका काम है मेरे भाई कि आप सेशन को शेयर करिए। देखिए, ये दूसरा सवाल आपके लिए है। निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दी गई संख्याओं में 2 अंक की संख्याएं हैं, सभी 2 अंक की संख्याएं हैं मेरे भाई, सभी 2 अंक की संख्याएं हैं, इधर उधर की बातें नहीं, सीधा सवाल पे अटैक। हाँ गुरुजी, सभी 2 अंक की संख्याएं हैं। उपरोक्त श्रेणी के पहले आधे भाग के सभी संख्याओं का योग और दूसरे आधे भाग के सभी संख्याओं का योग करके फिर उनका अंतर निकालना है।
तो आप सोचो शुरू के आधे कितने हैं, पहले तो गिन लो कई ठो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है तो 9 पे आधा होगा, 9 पे आधा होगा यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 78 से यहाँ आधा हो जाएगा। यहाँ एक खड़ी लाइन खींच दीजिए, हाँ, मतलब आधा का बंटवारा इधर, आधा का बंटवारा इधर। अब सवाल क्या कह रहा है कि इन सबको जोड़िए जितना आए, इन सबको जोड़िए जितना आए और दोनों का अंतर देख लीजिए। तो हम एक काम करते हैं मेरे भाई, हम एक काम करते हैं, बड़ा प्यारा सा काम करते हैं, क्या कि जिनमें अंतर देखना ही है, अंतर ही देखना है, योग करके अंतर देखना है, जिनको तोड़ना ही है उनको जोड़ना क्या, जिनको तोड़ना ही है उनको जोड़ना क्या। जैसे एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि एक इस तरफ 3 और 2 लिखा हुआ है और इस तरफ 4 और 3 लिखा हुआ है, दोनों का योग करके अंतर देखना है। तो आप पहला तरीका क्या अपनाओगे, 3 और 2 5 होगा और 4 और 3 7 होगा, थोड़ी देर के लिए समझो आप, फिर इनका अंतर देखोगे तो आपको 2 मिलेगा। ये सिंपल सा तरीका है, बच्चों वाला तरीका, बच्चों वाला तरीका। लेकिन दूसरा तरीका क्या बन सकता था कि हम जिनको तोड़ना ही है उनको जोड़ना क्या, 3 और 3 को हटा दें और केवल 4 और 2 का अंतर देख लें, 4 और 2 का अंतर देख लें, तब भी 2 आ जाएगा सिंपली। समझ में आया? यस सर। तो इनको जोड़ने की कोई बात ना करें। देखिए 13 इधर है तो इधर देखिए 13 कहीं दिखाई दे रहा है, अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है। 56 दिखाई दे रहा है, लेकिन 56 कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 56 नहीं दिखाई दे रहा है, 52 दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी यहाँ 52 को पूरा पूरा काट दीजिए और 52 से कितना ज़्यादा है इधर लिख दीजिए, तो +4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो प्लस करिए, कम है तो माइनस कर दीजिए। 46 दिख रहा है इस तरफ और इधर दिख रहा है 46 के आसपास, देख लीजिए 46 के आसपास देखिए, नहीं दिख रहा है, हाँ 23 दिख रहा है, 23, 23 को इधर काट दीजिए, 23 इधर है 24 इधर है यानी +1 ज़्यादा है, हाँ इधर हटाते चले जाइए, केवल उसको देखेंगे हम। 46, 46 और 13 जोड़ दीजिए, अच्छा ये भी तो देख लीजिए, 46 और 13 जोड़ दीजिए, 46 और 13 कितना हो, 6 3 9 4 1 5, 59, 59 के आसपास देखिए, तो इन दोनों को हटा दीजिए 59, और आप 59 के आसपास वाली संख्या देख लीजिए, 63 दिखाई दे रही है, तो 63 को काट कर +4 इधर कर दीजिए, ठीक है। 16, 16 के आसपास नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इधर 16, 78 देखिए, 78, 78 के आसपास में 73 दिख रहा है, तो 73 तो पूरा का पूरा चला गया और 5 बचा यानी +5 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब 19 हटा दीजिए, 19 हटा दीजिए, यहाँ प्लस में 10 लिख दीजिए, कोई बात नहीं। 34 दिख रहा है, 34, हाँ 25 का देख लीजिए, ये 5 4 9 9 6 15 और 3 2 5 1 6 1 7, 75 दिख रहा है, तो 75 के आसपास देख लीजिए भाई, 75 ये पूरा का पूरा कट रहा है, 75 5 80 निपटा दीजिए, 75 और 5 80 और 80 4 84, 84 हटा लीजिए इधर से, 84 हटा लेंगे +1 आ जाएगा। अब देखिए इनका योग जो बचे हुए हैं बस उन्हीं का योग देख लीजिए, इधर का निपटारा हम पूरा कर दिए, इधर खत्म हो गए, सब छोटी छोटी संख्या थी हट गई। अब इधर जोड़ लीजिए बस, कैसे सर, 83 94 64, 4 4 8 और 8 6 14, 4 नीचे वाला भी जोड़ रहे हैं, 9 6 15, 15 और 8 23, 23, 15 8 23 1 24, 14 था ना 24, 244। और अब जो ऊपर वाला है देखिए, 1 और 1 2, 2 10 2 12, 12 और 4 12 और 4 16, कितना आ जाएगा, 260 आंसर आ जाएगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 260। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इतनी लंबी लंबी संख्याएं ना जोड़ के थोड़ा छोटा कर लिए। ये मेथड आपको कैसा लगा जरा बताइएगा। 310 नहीं होगा मेरे भाई, मनोज यादव, हाँ आप ध्यान दीजिए, अमित कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, यदि दुकानदार 10% और 25% के दो क्रमिक छूट देता है, फिर भी उसे 15 रुपये का क्या होता है, लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है।
मेरे भाई आप ध्यान से समझो कि सीपी है क्रय मूल्य, एसपी है विक्रय मूल्य, और एमपी है अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य। अब आप ध्यान से समझो कि क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य अगर 100 रुपये हम मान लेते हैं तो 50% ज़्यादा यानी 150 रुपये इसका छपा हुआ मूल्य हो जाएगा। लेकिन इस पर 2 बार क्या किया है, छूट दिया है। तो एसपी जो होगा, एसपी जो बिकेगा, यानी एसपी यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, 150 पर पहले 15% का डिस्काउंट, 10% का दिए हैं तो 90% हो जाएगा, 90% हो जाएगा, और फिर 25% का दे दिए हैं तो 75% हो जाएगा। ठीक है, काटा पीटी मचा दीजिए, काटा पीटी मचाइए। 00 तो इसका ऐसे ही निपटा दीजिए, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से तो कटने वाला है नहीं, तो 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27 का 15 में गुणा कर दीजिए, 15 छक्का 90, 7 5 10 आएगा, 15 दूना 30 और 10 40, 405/4। तो अगर हम भाग दे दीजिए, मान लीजिए कितना भाग दिए, कितना आया, 100, 4 एकम 4, 4 जीरो, 4 एकम 4 और 2 5, 101.25, यानी एसपी कितना है, 101.25 का है। तो आप सोचो प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ, सीपी से एसपी जितना ज़्यादा होता है यही प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट के नाम पे कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 1.25 का। अगर हम 100 मान के चले थे तब की कहानी है, लेकिन सवाल वाले ने कहा है कि 15 रुपये का लाभ हुआ, मतलब हमारा वाला जो 1.25 है वो 15 रुपये के बराबर है। अच्छा, तो क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य मतलब 100 की वैल्यू पूछी, 100 की वैल्यू। अब दशमलव यहाँ से अगर हमको हटाना है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ाना है, क्योंकि नीचे वाले में तो गुणा हो जाएगा। अब इससे काट दें भाई, 5 से काट दीजिए, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, 25 से काट दीजिए, 25 से ये 4 बार में कटेगा, ये 400 आ जाएगा, और 4 तियाँ 12, यानी 1200 आंसर आ जाएगा। यानी सीपी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1200 रुपये। आराम से हर एक बात समझते हुए हमने काम किया है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है, कह सकते हैं डिस्काउंट का भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एमपी का खेल हुआ है, एमपी का खेल हुआ है, इसलिए डिस्काउंट का भी। मेरे भाई जल्दी जम के शेयर कर दो मेरे भाई, जम के जम के जम के जम के शेयर कीजिए, और लगातार कमेंट कीजिए जैसा जो भी समझ में आ रहा है। सुरेंद्र पटेल जी 1200 रुपये, मनोज यादव 1200, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऐसे ही बराबर जवाब दीजिए, और छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामना के साथ हम लोग लगातार क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं, और केवल इसी बात को लेके कि बच्चों का, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमको पढ़ाने में क्या दिक्कत है मेरे भाई, बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाने में क्या दिक्कत है। दीपावली पे तो हमको और विद्या जगानी चाहिए, जो सोई हुई विद्या है उसको जगानी जरूरी है भाई, तो आप जगाइए ना दीपावली पे। तो दीपावली के एक दिन पहले हम आज अभी क्लास ले रहे हैं, कल सुबह में 10 बजे से क्लास होगी, और ये मॉक टेस्ट होगा पूरा का पूरा। आज वाले में देखिए, अभी हम मैथ करा दे रहे हैं, अगर सर अभी बाहर गए हुए हैं, अगर सर सही समय पे आ जाएंगे तो सर भी क्लास लेंगे। सोनू वर्मा, मनोज यादव, बराबर जवाब है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 45 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी, चैनी नहीं है, चैनी खैनी होती है मेरे भाई, ये खैनी नहीं है चीनी है, वो 52 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55 रुपये 20 पैसे प्रति केजी के बेचने पर उसको 15% का लाभ हो। मतलब अगर ये जो कह रहे हैं कि 55 रुपये 20 पैसे, ये कितने की वैल्यू है, 15% का लाभ है, इसका मतलब 115% की वैल्यू है। और आप पहले 100% की वैल्यू निकाल लो मेरे भाई, 115% की वैल्यू है, ये 100% की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो आपको तो ये पता चल जाएगा कितने का कुल मिला के खरीदा था, कितने का पड़ा था। सीपी का खेल हो रहा है तो मिला के बेचेंगे बाद में, बाद में मिला के बेचेंगे, दुकानदार तो यही कमाई करता है मेरे भाई। क्या, 45 रुपये वाली चीनी, 45 रुपये वाली चीनी एक तरफ लिख लीजिए, 52 रुपये वाली एक तरफ लिख लीजिए। ठीक है, और दोनों मिश्रण को कितने में खरीदा था, कितने का पड़ा था, बस यही निकालने के लिए हम प्रयासरत हैं मेरे भाई। फिर बाद में हम अनुपात देख लेंगे, एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं। यहाँ से डेसिमल हटाइए, एक ठो जीरो हटा दीजिए, इसका 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10
और 5 या 15, 23 आ जाएगा। और यहाँ से 5 दूनी 10, 23 से काट दीजिए, 23 दूना 46 होगा, 11 आएगा। हाँ 23 से पक्का है कटेगा, डेसिमल में तो आने नहीं है, क्योंकि 23 दूना 46 और 11 आएगा, यानी 112। 112 4 बार में, 5 बार में 112 आएगा ना, 46 आएगा तो 9 आएगा ना, 9 आएगा। 20 त्याएँ 20 चौक 80, 3 चौक 12, हाँ 4, 24 आ जाएगा। 24 दूना 48, यानी 48 रुपये की पड़ी थी, लेकिन बेच रहा है 55.20 का। तो जो दोनों का मिश्रण जितने में पड़ा हुआ था उसको बीच में लिखते हैं। इनका अंतर देखिए 4 आया, और इनका अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये अनुपात कितने का रहेगा, 4:3, यानी ऑप्शन नंबर सी। जब भी दो चीजें मिलाकर एक नई चीज बेची जाती है तो उसमें हमेशा एलिगेशन लगाया जाता है, मिश्रण वाली विधि लगाई जाती है, सबसे बढ़िया मेथड होता है मेरे भाई, सबसे बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया, एक बार कमेंट में करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ सर समझ में आया। वेरी गुड, सुरेंद्र पटेल जी का जवाब आने लगा। हाँ इसी तरीके से बराबर 4:3 होगा मेरे भाई, 3 होगा, एक कहाँ होगा, एक तो ऑप्शन में है ही नहीं, 4:3 है। ठीक है, 5वें सवाल पे आते हैं मेरे भाई, 5वें सवाल पे आते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को प्यार से पढ़िए, क्वेश्चन से पूछिए कि इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। एक्स वाई और जेड के बारे में कहा गया है कि एक्स लेस देन वाई है और वाई लेस देन जेड है, लेस देन आर इक्वल टू है, बराबर भी ले सकते हैं। जो एक दूसरे से सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं मेरे प्यारे क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मस एक हो, यानी कोई भी उभय निष्ठ गुणनखंड ना हो। इस प्रकार है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143 है। मेरे भाई 143 होने का मतलब क्या है, 13 दहम्मा 130 और 11 बार, हाँ 13 गुना 11 हो गया। और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 195 है, तो 13 गुना 11 ना लिख के इसको 11 गुना 13 लिखें। तो पहली दो का हो गया, पहली और ये दूसरी। और 195 को हम देखें तो 13 से गुणा करके देखें, 13 में कितना होगा, 13 से ही जाएगा। तो 13 एक कम 13, 13 पचे 65, 15 आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, अंतिम दो संख्याओं गुणनफल 195 है, तीनों संख्याओं का योग क्या है। मेरे भाई योग क्या होगा, 11, 13 और 15, यही योग आ जाएगा। आराम से धीरे धीरे हम कर रहे हैं मेरे भाई। 15 और 13 28 होगा, 28 से 29, 29 10 39, यानी 39 हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 39 होगा। आराम से एकदम प्यार से। क्या कह रहे हैं भाई, भटकती हुई आत्मा, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मिश्रा जी, आपको भी हार्दिक शुभकामना। और बराबर क्लास में बने रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है धैर्य की, और वो धैर्य आप में ईश्वर करें आ जाए और आप अभी क्लास में रहो, क्योंकि आप अभी तुरंत भागने वाले हो मेरे भाई। हार्दिक शुभकामना देते ही भागते हैं ये। हाँ एक कंपनी में 6 कर्मचारियों का मासिक वेतन 5,000, 6,000, 8,000, 8500, 9300 और 9500, उनके वेतन की माध्यिका क्या होती है, माध्यिका मतलब बीच वाले। मेरे भाई ये देखिए क्रम से दिखाई दे रहे हैं, 5,000, 6,000 पहले आरोही क्रम में लिख लिया जाता है। क्या लिख लिया जाता है, आरोही या अवरोही दोनों क्रम में लिख लिया जाता है। अब ढूंढा जाता है कि बीच वाला कौन है, तो किनारे से एक ठो ये काट दीजिए, किनारे से एक ठो ये काट दीजिए, किनारे से एक ठो ये काट दीजिए, किनारे से एक ठो ये काट दीजिए। अब यही दो बचे तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ के क्या करिए, आधा कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 17,000 नहीं 16,500, 16,500, 16,500 का आधा कितना होगा मेरे भाई, 2 से भाग दे दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 8,250, 8,250 बड़े आराम से ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करेंगे। हाँ भाई, हाँ सर डेली आपकी क्लास लेते हैं, कमेंट भी कर दिया करो भाई, मज़ा आता है। भटकती हुई आत्मा सर की क्लास लेते हो आप डेली, हमारी क्लास कहाँ लेते हो, हमारी क्लास में बराबर कमेंट कहाँ करते हो आप, आपकी आत्मा भटकती रहती है सच में। हाँ गुरुजी, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका परिमाप यानी वर्ग का परिमाप एक समखटभुज के परिमाप के बराबर है और खटभुज का क्षेत्रफल निकालना है। खटभुज समझते हैं, 6 भुजाओं वाला। मेरे भाई पहले ये समझे कि ये मान लीजिए एक वर्ग है, एक वर्ग है और समखटभुज क्या है? समखटभुज क्या है? चित्र का कलर चेंज रखें भाई। समखटभुज क्या होगा? 6 भुजाओं वाला। नहीं बना, फिर से बनाते हैं। बेंजीन रिंग देखा है आपने? अब तो बन गया मैं, गजब। अब देखो ये दोनों में क्या है बराबर, क्या बराबर है देख लो, ध्यान से बराबर देख लो। इनका जो परिमाप है और ये इसका जो परिमाप है वो दोनों बराबर है। मान लीजिए ये वर्ग है तो ये सभी भुजाएं बराबर होंगी मेरे भाई। इसको यक्स मान, थोड़ी देर के लिए यक्स। और इसकी प्रत्येक भुजा भी बराबर होगी, समखटभुज है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इसकी भुजा मान लेते हैं ए। तो थोड़ी देर के लिए हम देखें कि वर्ग का क्षेत्रफल 900 है, यानी एक्स स्क्वायर का मान, अगर भुजा स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, हाँ एक्स स्क्वायर का मान 900 है। अगर ध्यान से देखें तो 930 का वर्ग होता है, तो भुजा कितनी आ जाएगी वर्ग की? 30। लेकिन भुजा थोड़ी पूछी गई है, ये कहा गया है कि इसका जो परिमाप होगा इसके परिमाप के बराबर होगा। अब ध्यान से देखो परिमाप क्या होगा। मैं निकला गडले के रस्ते में, एक मोड़ आया। लो भाई मोड़ आया। मैं निकला गड्डी लेके, ये पूरी आकृति पे घूम जाओ, जितना दूरी चलो वही क्या है तुम्हारा परिमाप। देखो यक्स 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 यक्स, कितना हुआ इसका परिमाप? 4 यक्स। और ये किसके बराबर है? इसकी भुजा के, इसके परिमाप के। तुम देखिए ए ए ए ए ए ए कई बार, 6 बार, 6 ए के बराबर हो जाएगा, 6 ए के बराबर। अगर 4 यक्स की बात करें तो कितना हो जाएगा? 4 का गुणा कर दीजिए, 4×3 = 12, 120 हो जाएगा। और 6 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी समखटभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? 20 है। चलिए यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग। अब इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हमको समखटभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका अगर एरिया निकालना है तो एरिया का सूत्र होता है मेरे भाई, कौणी में 3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन ये गुरुजी तो उसका होता है, किसका 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 बता दीजिए जल्दी से। समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और ऐसे कई ठो समबाहु त्रिभुज बनेंगे गुरुजी? 6 ठो बनेंगे, तो 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज कहाँ से दिखाए आपको? यहीं बिचवा में एक पॉइंट ले लीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, ये समबाहु त्रिभुज बनेंगे। कई ठो बनेंगे गुरुजी? 6 ठो बने। तो एक का क्षेत्रफल कितना होगा? कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, और 6 ठो बनेंगे तो 6 का गुणा कर। ठीक है। सूत्रवा तो एकदम दिमकवा में दौड़ाना है। हाँ दिमकवा में, 2×3 = 6, 2×2 = 4 आ जाएगा। 3 कणी में 3/2 और भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यहाँ 400 आ जाएगा। कितना? 400। तो अगर हम 400 का गुणा लिखते हैं मेरे भाई तो 2 से काट दीजिए, 200। 2×3 = 600 कणी में 3, यानी इसका जब आ जाएगा 600 कणी में 3। 600 कणी में 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सही उत्तर है मेरे भाई। हे भाई आप लोग शेयर करो ना जम के। मेंसुरेशन का गजब सवाल लग रहा है, इतने गजब गजब सवाल। इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं, इसमें कम, ऐसा क्या है? रिफ्रेश करना पड़ता है क्या? भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टैबलेट रखता हूँ, उससे मैं कमेंट देखता हूँ। आप लोग ज़्यादा घबराया ना किया करिए कि पता नहीं क्या करते रहते नीचे वहाँ। ये देख लो, ये टैबलेट यूज़ करते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं भाई। टैबलेट में ही आपका कमेंट दिखता है मुझे। नितिन प्रजापति और भटकती हुई आत्मा, गजब भाई। मनोज यादव, बढ़िया बढ़िया। तो इस ये मेंसुरेशन का सवाल आपको समझ में आया? 600 कड़ी में 3। आइए इस सवाल पे आइए। मतलब मैं कितनी बार ये सवाल इस टाइप के बता चुका हूँ मेरे भाई, अगर आपको याद हो तो कहानी ख़त्म है। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 16 है, तो संख्याओं का मस कितना है? आप ध्यान से एक बार समझ लो, समझ लो। मैं इधर पूरी बात लिख दे रहा हूँ, सोल्यूशन तो 2 मिनट का खेल है। देखिए यदि 3 संख्याएं किस अनुपात में हो? A अनुपाते B अनुपाते C में हो। ठीक है।
और इन सब का एचसीएफ क्या हो, एच हो। तो संख्याएं क्या होंगी जल्दी से बता दीजिए। संख्याएं होंगी HA HB, इनका गुणा करते जाइए, और HC। ठीक है गुरुजी। तो एलसीएम क्या होगा गुरुजी? एलसीएम अगर देखें तो जो एच है उसी का गुणा किसके साथ, ABC के साथ। यही कहानी आपसे पूछी गई है। बस 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 बस। तो दो बातें यहाँ से पूछी जाती हैं, अनुपात देकर और मस देकर आपसे दो कहानियाँ पूछी जाती हैं। दोनों कहानियाँ हम यहाँ लिख दिए। ठीक है। अब आपके सामने देखिए, ये A ये B, ये देखिए A ये B और ये C के अनुपात में है। एलसीएम आपका दिया गया है 1600। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर HABC। A का मतलब है 1, B का मतलब है 2 और C का मतलब है 5। एलसीएम कितना है मेरे भाई? 1600। तो H बरा इंटू 5 दूनी 10 हो जाएगा। एक जीरो हटा दीजिए तो H बराबर कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा मेरे भाई। सही जवाब होगा 160। अगर सवाल को सही तरीके से आप करते हो तो हमेशा आंसर आएगा। राज जी बता रहे हैं, चलिए आपका स्वागत है राज जी। सुरेंद्र पटेल जी बराबर 160 160 160 एकदम पीट दिए मेरे भाई, एकदम बराबर पीट दिए। क्या हुआ, कुछ दिक्कत हुई क्या? हाँ भाई, अब आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर हो गई? हाँ, नेट के कारण थोड़ी सी दिक्कत हुई। राजपूत अलका सिंह, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राम राम, सबको राम राम। क्लास रुकी हुई है, हाँ थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन अब सही है। चलिए एक बार थम्स अप कर दीजिए भाई, ये सब कुछ सही दिखने सुनने लगा। भाई नेटवर्क की वजह से कुछ दिक्कत होती है। 9th क्वेश्चन के बाद 10th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मेरे भाई अगर हम 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 हो सकता है किसी संख्या का, हाँ ठीक है। 4 जोड़े तो 5, वो भी हो सकता है। लेकिन 5 5 कभी नहीं होता। आप सोचो पहले, अंतिम दो अंक 5 5 कभी नहीं होता। होता है क्या? होता है क्या? चलिए, फिर या तो अगर हम 6 जोड़ दे तो 3 जोड़ दे तो 4 भी हो सकता है। कुल मिला के 2 3 7 8 अगर मिलता है तो कभी भी इकाई के अंक पर तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो 6 जोड़ने वाले पे तो नहीं होगा। बाकी के 3 को देखते हैं भाई, बाकी के 3 को देखते हैं। 4 6 7 8 5 1, दो दो का जोड़ा बना लिए और भाग 20 से हम भाग करेंगे। ठीक है, चलिए इधर बगल में लिख देंगे। 6 छक्के 36 जाएंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। 8, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, तो 12 9 108। 9 बार नहीं जाएंगे, लगभग 8 बार देखिए, 8 बार चेक करिए। 8 अठाई 64, 8 दूनी 16 और 6 22 और 8 एक कम 8 और 2 10, 1024। चलिए ठीक है, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया और फिर से 51 आ जाएगा। अब इसमें हम 8 बार ले गए थे तो 8 और जोड़ देंगे। 8 8 16, 36 आ जाएगा, 136। अब 13 चौका 52, लगभग 4 बार मेरे ख्याल से जाएगा। 5200 है, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25। ठीक है, और 4 तियाँ 12 और 2 14, 4 एक कम 4 एक 5, 54 56 आ गया। अब आप सोचो पहले कि 54 56 आने के लिए इसमें क्या जोड़ दें कि 6 आ जाए, क्योंकि 11 ये 51 है, ये 56 है, तो इसमें 5 जोड़ दें। 5 जोड़ना पड़ेगा तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। 5 जोड़ना पड़ेगा तभी पूर्ण वर्ग बनेगा।
ओके, एक बार फिर से क्लियर बता दो भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है? 5 जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई इस बार। क्या जोड़ना पड़ेगा? 5। सब कुछ क्लियर है, समझ में भी आया? 10 दशमलव, अच्छा 10वां का 5, हाँ ठीक है। इसी तरीके से 11वां का बताइए मेरे भाई। किसी सौदे पर 40% और 60% की दो क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर होगी। इनमें से एकल छूट के बराबर है, तो मेरे भाई आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा। क्या? कि अगर x% की डिस्काउंट दी जा रही है और y% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसके साथ एकल छूट क्या होगी? तो पहले दोनों को जोड़ लीजिए, यानी x + y और माइनस XY/100 कर दीजिए। यही आपका टोटल आ जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है, इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आया? यस सर। आप 40% और 60% को लिख लीजिए, 40% और 60%। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 40 और 60 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और दोनों का गुणा करके 100 से भाग दे दीजिए। तो अगर हम 40 × 60 करते हैं मेरे भाई, और बटे में 100 कर देते हैं, तो 2 जीरो तो ऐसे चला गया, 6 चौक 24 आ जाएगा। यानी 24 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 73% आ जाएगा। 73, 76%। और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो आप सभी? हम सब। और लाइक वाला बटन दबा दीजिए मेरे भाई। गर्दन एकदम अकड़ी हुई है भाई, एकदम दर्द से हालत खराब है। चलिए, बार बार काहे बता रहे हैं गुरुजी? जब दर्द हो रहा है तो अपनों से ही ना बताया जाएगा, दूसरों से किससे बताएं, किससे कहने जाएं मेरे भाई? शंकर और विष्णु एक सिलाई की दुकान में बारी बारी से 21 सूट को सिलाने का काम करते हैं। शंकर काम शुरू करके 2 दिन में 3 सूट सिलता है और ब्रेक ले लेता है। शंकर रुक जाता है। उस दौरान विष्णु 3 दिन में 3 सूट सिलता है और फिर ब्रेक ले लेता है। यह पैटर्न तब तक दोहराया जाता है जब तक कि 21 सूट सिले नहीं जाते हैं। दोनों को काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा मेरे भाई? सबसे बढ़िया मेथड है लाइन मेथड। कौन सा मेथड? लाइन मेथड। 2 लोग हैं मेरे भाई, शंकर और विष्णु। शंकर कितने दिन काम करता है? 2 दिन। ये शंकर हो गया और ये विष्णु हो। शंकर कितने दिन काम करता है मेरे भाई? शंकर 2 दिन करता है। 2 दिन ये करता है, फिर 3 दिन ये करता है, फिर ये 2 दिन करेगा शंकर, 2 दिन, फिर विष्णु करेगा 3 दिन। और यह पैटर्न तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा काम न कंप्लीट हो जाए। तो एक चक्र यानी दूसरे का नंबर तभी आता है जब एक चक्र होता है। एक चक्र 3 और 2 5 का है। 5 दिन का एक चक्र है। कितने दिन का? 5 दिन का। अब सोचो पहले 5 दिन में कितने सूट सिले जा रहे हैं? ध्यान से देखो, शंकर 2 दिन में 3 सूट सिलता है, 2 दिन में 3 सूट ये सिलता है, और विष्णु 3 दिन में 3 सूट सिलता है। यानी कुल मिला के 3 और 3 6, 6 सूट सिले जाते हैं। कितने? 6 सूट सिले जाते हैं 5 दिन में। अब ध्यान से देखो, 6 सूट सिले जाते हैं 5 दिन में। अब ये चक्र लगातार 5-5 दिन का चलता रहेगा। तो आप सोचो कि 15 दिन में क्या होगा? आप सोचो पहले, 15 दिन में 5 दिन में कितने सिले जाते हैं? 6 सूट। यही बात है ना? तो 15 दिन, यानी यहाँ 3 का गुणा करिए, 3 का गुणा करिए तो 15 दिन आ जाएगा। तो अगर आप इधर गुणा कर रहे हो मेरे भाई, इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा। 6×3 18 सूट सिले गए। कितने? 18। अब बचे कितने? 3 सूट, क्योंकि 21 सूट सिलना था, तो 3 सूट बचे थे। तो 18 और 3 21। लेकिन ये 3 सूट सिलेगा कौन? 3 सूट सिलेगा जो शुरुआत किया था, शंकर। तो ठीक है, एक दिन और ले लो भाई। लेकिन शंकर ये 2 दिन में 3 सूट सिलता है, तो 2 दिन और लेगा। तो 2 दिन में कौन करेगा? ये लास्ट वाला भी याद रखिएगा कि शंकर करेगा 2 दिन में कितने सूट? 3 सूट और सिल देगा। आप ध्यान देना कि इधर 18 और 3 21 सूट हो जाएंगे, और इधर 15 और 2 17 दिन हो जाएंगे। यानी 17 दिन में आपका 21 सूट सिलकर तैयार हो गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, विकल्प कौन होगा मेरे भाई? सी होगा, 17 दिन। 17 दिन।
मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इतना बड़ा सवाल आपको दिख रहा है, लेकिन इसके पैटर्न को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम पैटर्न सवाल का नहीं पकड़ पाते हैं तो सवाल हमको करेगा परेशान। हाँ, मनोज यादव 15 दिन बता रहे हैं, नहीं। राजपूत अलका सिंह 17 दिन, वेरी गुड वेरी गुड। अलका जी, आपका जवाब सही है, आ जाइए। लेकिन आप मैथ की क्लास में गायब रहती हो, आप मैथ की क्लास में गायब रहती हो, साइंस की क्लास और जीएस की क्लास में आप बराबर जवाब देती हो, मैं देखा हूँ। हाँ, मैं क्लास में, तो सभी बच्चे बराबर क्लास में रहा करें, पूरा मॉक टेस्ट दिया करें, जिससे आपको पता भी चलेगा। और मैं तो हर एक बात सिखाता हूँ भाई, मैं एक एक बात। जैसे सवाल लिखा है, यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए। ये रेलवे ग्रुप डी का बड़ा फेवरेट है भाई, हर बार पूछा गया है। ठीक है, 9 3 4 5 7 1 2, प्रत्येक विषम अंक। मेरे भाई पहले विषम अंक पकड़ो आप। 9 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 है। इसमें 1 घटाया जाता है, 1 घटा दो भाई, 8। यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 1 घटा देंगे 0। और सम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो 2 जोड़ दो आप, 6 हो जाएगा। 2 जोड़ दो आप, 4 हो जाएगा। क्या चाहिए अब? इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर। सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई? सबसे बड़ा कौन है? 8 है। और सबसे छोटा कौन है? 0 है। दोनों का अंतर कितना है? 8 है। आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 8 होगा। बहुत बढ़िया। स्वाति तिवारी, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, स्वाति तिवारी का केवल नमस्कार ही आता है मेरे भाई, उसके बाद कमेंट नहीं आता है कि हाँ क्वेश्चन का जवाब भी दिया जाए। जवाब देने पर ही बातें समझ में आती है कि आप भी क्वेश्चन को कुछ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो मेहनत, तो जो आपके साथ में बैठा हुआ है उससे मेहनत करवाइए। क्वेश्चन करवाने के लिए आप, जो बगल में बैठा हुआ है, मैं जानता हूँ कौन बैठा हुआ है। ठीक है, स्वाति तिवारी, ध्यान दीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बगल वाले से कह दीजिए, वो मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब तुरंत बता देंगे जवाब आपको। ठीक है, तो मास्टर साहब से कहिए जम के क्लास लिया करें। केवल ग्रुप डी मत देखा करें कि रेलवे ग्रुप डी में लिखा हुआ है तो ग्रुप डी में आएगा ये क्वेश्चन। गणित है, हर जगह है आएगा। ठीक है, स्वाति तिवारी, अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो ज़रूर उनको समझाइए, मास्टर साहब को। हाँ सर, खाना बना रही थी इसलिए आपको क्लास नहीं ले पाती हूँ। ठीक है, खाना बनता रहेगा, आप पढ़ते रहिए। शक्ति पाठक, नमस्ते नमस्कार भाई, नमस्कार। 5 ठोस घन, प्रत्येक का आयतन 216 घन सेमी है। एक घनाकार ठोस बनाने के लिए रैखिक तरीके से एकल पंक्ति व्यवस्था में अंत से अंत तक जुड़े हुए हैं। घनाभ का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल बताइए। मेरे भाई घनाभ में आप ध्यान दीजिएगा, मैं 3D फिगर तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए एक का बना दे रहा हूँ, एक का बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ये घन है, ठीक है, और एक का बनाने में दिक्कत नहीं होगी, एक तो मैं बना सकता हूँ। हाँ गुरुजी, अब देखिए जैसे एक घन है, इसके बारे में इन्होंने कहा कि इसका आयतन दिया हुआ है। क्या आयतन दिया गया हुआ है? 216 घन सेमी। मान लीजिए इसकी प्रत्येक भुजा क्या मान लेते हैं? ए, क्योंकि घन है तो सब बराबर होंगे। ए मान लीजिए, तो ए क्यूब यानी आयतन 216 दिया गया है। 216 6 का घन होता है, पहले ये तो समझ। ए बराबर क्या हो जाएगा? 6। यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 6 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर है, 6 सेंटीमीटर है। फिर बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए इन्होंने कहा है कि ऐसे कितने 5 ठोस घन, ऐसे 5 ठो जोड़े गए हैं। ऐसे 5 ठो, ऐसे 5 ठो जोड़ते चले गए हैं। गुरुजी कैसे बनाते हैं आप? अब पांचों नहीं बनाएंगे मेरे भाई, बस आपको समझा देंगे। जरूरी नहीं है कि हम पूरा चित्र ही बनाएं, हम ज्योमेट्री बनाने नहीं आए हैं। ऐसे पांचों बन जाएंगे। तो एक बात आपको, हाँ डैश डैश दिखा दे रहे हैं, एक बात आपको दिख रहा है कि इसमें बदलाव किसका आया। अगर ये ए था, ये भी और बढ़ गया, यानी ए कितनी बार? 5 बार, 5 बार जुड़ा। तो ये क्या हो गया? लंबाई। लेकिन चौड़ाई क्या हुई? अब भी 5 ही है, सॉरी ए ही है, ए ही है सब में। ऊंचाई क्या है? अब भी वही है। आप इतना ध्यान दो कि लंबाई कितनी हो जाएगी?
5 इंटू ए, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, भुजा के बराबर यानी 6, ए ही के बराबर ही, और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, ए के बराबर ही। 5 ए का मतलब है 6 पंचे 30 हो जाएगा, और ए का मतलब है 6, और बी का मतलब, एच का मतलब है, यहाँ भी एच बराबर ए मतलब 6, यहाँ 6 निकाले हैं ना। अब अगर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, इसका घनाभ का, तो क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर किसी ने आयतन पूछ लिया, किसी ने आयतन पूछ लिया, तो यल बी एच होता है, लाल बहादुर हरिजन, ठीक है, लाल बहादुर हरिजन, यल बी एच। और कुल पृष्ठीय घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2l + b इंटू एच। हाँ सर, मैं अतुल सर को जानता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है शक्ति पाठक जी, अच्छी बात है, ठीक है, ऐसे ही सहयोग बनाए रखेंगे तभी तो बात बनेंगी। हाँ सर, चले बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कोष्टक में लंबाई आपकी 30 है और चौड़ाई 6 है, तो 30 + 6 हो जाएगा, और ऊंचाई भी 6 है, 30 6 36, 36 दूना 72, 72 छक्का, 72 छक्का हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 6 सते 42, 1 43, 432, 432 आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। देखिए, बड़े प्यार से धीरे धीरे हम एक चीज़ को समझाते हैं, हमको यहाँ ये नहीं है कि हम आंसर ला के खड़ा कर दें, वो आपके किसी काम का नहीं होगा, वो आपके किसी काम का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो हम चाहते हैं कि बच्चा मेरा एकदम परफेक्ट हो, मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन को वो झेले, देखे, समझे, और अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको फोड़े, सीधी बात है। लेकिन यहाँ तो चाहिए कि गुरुजी फास्ट करें, हम करें या ना करें, तो क्या गुरुजी पेपर देने जाएंगे का, पेपर तो आपको देना है। हाँ, समझ में आए ना, तो वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया टीचर है मेरे भाई। 2 की पावर 3 सरल करना है, कठिन था क्या, 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और यहाँ 7। देखिए, सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो आप तुरंत यहाँ से 9 × 8 = 72 यानी 2 आएगा, 7 दूनी 14 यानी इकाई पे 4 आएगा। मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा 504। आप चाहो तो गुणा कर लो, आप चाहो तो 504 गुणा करने पर भी आएगा। गुरुजी आप कैसे पकड़ लेते हैं, मेरे भाई ऑप्शन को देखो ना, नज़रें बना के देखो, नज़रों में नज़रें मिलाइए, अपने आप जवाब देने लगेगा। लास्ट डिजिट सबका डिफरेंस है, तो अपने आप यूनिट डिजिट का खेल खेल लीजिए, कहानी खत्म। गुरुजी 15वें पे आ जाइए, बढ़िया है। 15 नंबर सवाल आज का है, क्या कह रहा है, यदि एक पुत्र की आयु के दुगुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 34 प्राप्त होता है। यदि पिता की आयु के 1.5 गुने को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 45 वर्ष प्राप्त होता है। पिता की आयु क्या होगी, बढ़िया है, बढ़िया है सवाल। अंकित गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 504 इनका जवाब आ रहा है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग मेरे भाई। तो पहले पिता फिर पुत्र, देखते हैं भाई, पिता पुत्र और योगफल, यहाँ योगफल लिख देते हैं भाई। चलिए क्या कह रहे हैं सवाल में देखिए, यदि पुत्र की आयु के दुगुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाता है, पुत्र की आयु के दुगुने को उसके पिता के आयु में जोड़ा जाता है, तो कितना हो जाएगा, 34 वर्ष प्राप्त होता है, ठीक है। अगर पुत्र की आयु हम क्या मान ले, एक्स, थोड़ी देर के लिए एक्स, और पिता की आयु मान ले वाई, ठीक है, आराम से आराम से। तो क्या कह रहे हैं, पुत्र की आयु का दुगुना, पुत्र की आयु का दुगुना कर दीजिए, 2x, और ये 2y, नहीं y बस। पिता की आयु और पुत्र की आयु को जोड़ दिया जाए, इनके दुगुना करके जोड़ दिया जाए तो कितना मिलता है, 34। पिता की आयु के 1.5 गुने को, 1.5 गुना मतलब 3/2, 3/2y, चलिए यहाँ लिखते हैं 3/2y, और पुत्र की आयु के साथ जोड़ा जाता है यानी x के साथ, तो 45 मिलता। मेरे भाई आप 2 से गुणा कर दो, इसमें पूरे में 2 से गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 3y
प्लस 2x बराबर 90। अब एक बात समझ में आ गई क्या, पुत्र मिस्टर पुत्र क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इनको घटा दीजिए। इसमें से इसको घटाइए 2y आएगा, और इसमें से इसको घटाइए क्या आएगा, 10 में से 4 गए 6, और 8 में से 3 गए 5, 56 आ गया। और इधर देखिए तो 2y आ गया, यानी 56 2y का मान है, तो 1y का मान कितना होगा, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 बरस। उनके पप्पा कितने के हैं भैया, 28 बरस के हैं। ठीक है, समझ में आया। सर जटिल से जटिल सवालों को आप जल्दी से सरलता से हल कर देते हैं, यही अच्छा लगता है। धन्यवाद शक्ति पाठक जी। हाँ, मेरा रॉन्ग क्या भाई, हाँ 30 वर्ष आपका रॉन्ग है मेरे भाई, 28 आएगा। यस सर, भारी मिस्टेक हो गया। ये तो मेरा डायलॉग मार दिए भाई अंकित। हाँ, अंकित भारी मिस्टेक हो गया। क्यों भाई, पुराना डायलॉग, जब सवाल गलत हो जाता है तो फिर वही भारी मिस्टेक हो गया। गजब। हाँ, राजपूत अलका सिंह जी। चलिए, पी किसी आयत ABCD के अंदर स्थित एक बिंदु है, PA PB और PC इतना दिया गया है, PD की लंबाई बताइए। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, एक आयत बना ले, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और आयत बनाते ही आपके दिमाग में आएगा कि कहीं तो होगा क्या, अंदर कोई बिंदु P होगा, मान लो कहीं यहाँ पे है P, यहाँ पर भी मान सकते हो, कहीं पर भी मान लो P। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ABCD एक आयत है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा कहोगे वैसा होगा। अब PA मतलब P से A को मिला दीजिए, सही है। और PB यानी P से B को मिला दीजिए, सही है। इनको भी मिला दीजिए। कोई भी बिंदु है मेरे भाई, कोई भी बिंदु है, कहीं पर भी है, अंदर है कहीं पर भी है। अगर अंदर ऐसा बिंदु है चारों शीर्षों से मिल रहा है, एक बात आप याद रखना, एक बात याद रखना, क्या, अपोजिट तरफ वाले PA और PC का वर्ग, PA का वर्ग प्लस उल्टा उल्टा वाले जो एक दूसरे के उल्टा खड़े हैं, A और C वाले, तो PC का वर्ग, ये किसके बराबर होगा, PB का वर्ग और PD का वर्ग। बस 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 सर जी, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया, हाँ ये होता है, हमेशा होता है, अगर कोई भी अंदर बिंदु है और चारों शीर्षों से मिलाया गया है, तो अपोजिट यानी विकर्ण जो होते हैं, ये विकर्ण बनता ना भाई मेरे, अगर सीधा होता तो विकर्ण बनता, तो ए अपोजिट वालों का वर्गों का योग, अपोजिट से दूरी का वर्गों का योग, ये अपोजिट के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आप याद रखिएगा, किसमें, किसमें, रेक्टेंगल में यानी आयत में, बस सभी जगह नहीं होता। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है गुरुजी, अब तो केवल वैल्यू रखिए, उड़ाइए। ये 27 है, 27 का वर्ग हो जाएगा। PC PB 21 है, तो यहाँ 21 का वर्ग हो जाएगा। और PD तो निकालना है मेरे भाई, PD का वर्ग निकालना है, PD ही निकालना है, वर्ग नहीं। और PC है 6, तो कैसे करें सर, हाँ 27 का वर्ग लिखिए, और क्या, 27 का वर्ग कितना होगा भाई, 21 का तो 441 होगा, 27 का 25 का होता है 625, 26 का क्या कह रहे हैं सर, GK या जनरल स्टडी की क्लास चलता है कि नहीं, पूरी क्लास चलती है। ठीक है, बिजुल प्रताप सिंह सर, ग्रुप के लिए सफिशियंट है ये, क्या कहना चाहते हैं बिजुल प्रताप जी, हम नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार फिर से आप लिखिए, एक बार फिर से आप लिखिए, कमेंट बॉक्स को आगे बताइए क्या कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। हाँ, तो देखिए 27 का वर्ग अगर हमको निकालना है, याद नहीं है मान लीजिए, तब क्या करेंगे, तो 7 का वर्ग 49 होगा। ठीक है, 7 दूनी 14 दूना 28, यानी तीनों का गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 दूना 28 और 4 32 हो जाएगा, 729 होता है वैसे, 2 का वर्ग 4 और 4 और 3 7, 729 है। ठीक है, इस तरीके से 729, 6 में 36 जोड़ दीजिए, एक का वर्ग 36, और 21 का वर्ग होता है 441, घटाएंगे तो ये PD का वर्ग आ जाएगा। मेरे भाई आप जोड़ लो फिर घटा लो आप, तो 9 6 15, 15 में से एक गए 4 आ जाएगा, और 3 2 5, 5 में से 4 गए 1 आ जाएगा,
और 7 3 10, 10 में से 4 गए, ये आ जाएगा। PD का वर्ग कितना आ जाएगा? 614। यानी PD बराबर कितना आ जाएगा? कर्ण में 614, 614। लेकिन 614 किसी का होता नहीं है। क्या हम लोग गड़बड़ किए क्या भाई? 21 का 441 ही तो होता है। 21 का 441 ही होता है। गड़बड़ किए क्या? PA 27, PB 21, PC 6, PD निकालना था। ठीक है, 729 36। हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ जोड़ने घटाने में किए हैं हम लोग। चलो आओ एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले जोड़ लो। अच्छा, 9 6 15, 3 2 5 1 6 और 7, 665। और 441 इसमें से घटा लो। 4 2 और 3, 324 आएगा। 18 का वर्ग है, ये 18 का वर्ग है। तो PD बराबर कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, जोड़ने घटाने में गड़बड़ किए थे हम लोग। हाँ, वैसे अगर यहाँ लिखना चाहते हो तो PA का मान कितना था मेरे भाई? 27 था। और PB कितना था? 21 था। PC कितना था? 6 था। अच्छा, और PD कितना है? यही मान लेते हैं, यक्स था या क्वेश्चन मार्क है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यक्स हम नहीं माने हैं तो क्यों वो लिखें? क्यों भाई? हाँ सर, बिजुल प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, सर ग्रुप डी के लिए सफिशियंट है ये? ग्रुप डी छोड़िए, मैं जो मैथ पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए। ग्रुप डी छोड़िए, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर आप 25 दिन 25 मैराथन उठा के देख लीजिए, बेसिक क्लास आधार बैच देख लीजिए, मैं केवल केवल ग्रुप डी के लिए तो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपका जितने भी ये क्वेश्चन है सभी ग्रुप डी के लिए हैं। ये रामबाण है मेरे भाई, ये पेपर के क्वेश्चन है सब, नीचे लिखे नहीं है बस। और मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, 2022 के क्वेश्चन हैं सभी। सभी 2022 के क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आया है ग्रुप डी में। नहीं है तो हम हट जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल कर लो आप। गूगल कर लो आप स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं है सर जी, शक थोड़ी कर रहे हैं हम आपके ऊपर। शक थोड़ी कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इफिशियंट है। मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि केवल इतना पढ़ने के बाद आप रेलवे के किसी एग्ज़ाम में, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, रेलवे के किसी एग्ज़ाम में अगर आपको 90%, बड़े अगर अपर लेवल पे टेक्निकल की बात मैं कर रहा हूँ, तो 90% सवाल आएंगे। 10% थोड़ा सा और करना पड़ेगा बस। ठीक है। हाँ, तो अलका सिंह सही कह रही हैं भाई। हाँ, कि सभी एग्ज़ाम के लिए है, सभी एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ऑल एग्ज़ाम के लिए। वैसे एसएससी के लिए फाउंडेशन क्लास हम जल्द ही शुरू करेंगे आप सभी के लिए। फाउंडेशन क्लास की 1 घंटे की क्लास लगातार होगी। और वैसे मैं आज बता दे रहा हूँ दीपावली के एक दिन पहले, लेकिन हाँ जल्द शुरू करेंगे। पहले हम देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी पे टारगेटेड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे इस चैनल पे आ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए या रेलवे की तैयारी किसी भी तरीके से कर रहे हैं, तो उनके लिए तो हमेशा तैयारी है पूरा बराबर दे रहे हैं जवाब। ठीक है। लेकिन अब जल्द ही आपके लिए उस बच्चे के लिए जो कि कक्षा 12वीं के बाद सीधा आपका एसएससी तैयारी करना चाहता है, चाहे वो CHSL हो, MTS हो, स्टेनोग्राफर हो, 10+2 टाइपिस्ट वाले में स्टेनोग्राफर वाला आता है एग्ज़ाम, CGL हो, सभी का एक कम्बो पैक पूरा मैथ हम आपको सिखा देंगे। और जब सिखा देंगे मेरे भाई, कक्षा 12वीं के बाद जो बच्चा निकल के जा रहा है एकदम बेसिक से पढ़ेगा, उसको लगभग हम 8 महीने से 10 महीने के अंदर पूरा ख़त्म करेंगे मैथ। आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे और हर एक बात पढ़ाएंगे। मान के चलिए कि उसमें 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन ऑन बोर्ड कराएंगे और इसी यूट्यूब पे कराएंगे। तो मेरे भाई तैयार रहिए, परिवार का संख्या बढ़ाइए, बस संख्या बढ़ाइए, इस परिवार की संख्या बढ़ाइए, इतने सब्सक्राइबर इस पर रखिए कि वो बच्चे कमेंट करें, लगातार कमेंट करें, क्लास मज़े आए। जैसे ग्रुप डी के अभी आ रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं, फॉरएवर गेमिंग कमेंट कर रहे हैं, दर्पण एकेडमी से भाई हैं हमारे 7% बता रहे हैं, बढ़िया। चलिए, ये क्वेश्चन साधारण सा है क्योंकि साधारण ब्याज का है। 3600 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई? 840 है। वार्षिक ब्याज की दर बताना। सीधी सी बात होती है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100।
आपको याद हो पंडित रामनाथ तिवारी बटा 100 ऐसे बोलते हैं। सिंपल होते हैं पंडित रामनाथ तिवारी बटा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट गुरुजी कितना है, 840 रुपये है। प्रिंसिपल कितना है गुरुजी, 3600 रुपये है। 3600 ही है ना, हाँ 3600। 3 वर्ष 4 माह, ये आपको समय परेशान करेगा, समय आपको परेशान करेगा, इसलिए इसको हम तोड़ देते हैं। 3 वर्ष 4 माह। अच्छा एक बात बताइए, एक माह में कितने वर्ष होते हैं? गुरुजी आप उल्टे सीधा सवाल पूछते हो। एक वर्ष में कितने माह होते हैं तो बता है हमको। एक माह में कितने वर्ष होते हैं, 1/12। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो एक माह में 1/12 वर्ष होते हैं। 1/12 यानी 12 से भाग दे देंगे 4 में, तो 4 माह में 4/12, 4×3=12 हो जाएगा। कितने वर्ष? सबको वर्ष में क्यों बदले हैं गुरुजी? क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर पूछा है, मासिक ब्याज की दर नहीं पूछा है। हाँ, तो 3×3=9 और 1 10, 10/3 वर्ष आ जाएगा। 10/3 वर्ष आ जाएगा। समय का ही खेल था इसमें और कुछ नहीं। तो दर हमको पता नहीं है और समय 10/3 आ जाएगा। और बटे में 100, बटे में डबल जीरो हटा देंगे, 1 जीरो कहेंगे भैया तुम भी चले जाओ। और 36 से कटेगा क्या? 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 4 से काट देते हैं, 4 से काट देते हैं। 4×9 = 36 और 4 दूनी 8, 4 × 1 4, 3×3=9 और 3×7 = 21। आर बराबर 7×21%। हाँ भाई, नहीं भाई 3 से 3 कट जाएगा, आर बराबर 7%। 7% इसका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर हैं आप सभी? हाँ, मोबाइल चल रहा है, लाइव वीडियो दिख गया, सिंपल क्वेश्चन था तो आंसर दे दिया। मेरे भाई दर्पण एकेडमी, आप कहीं न कहीं आप टीचर होगे, आप पूरी एकेडमिक चला रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। चाहे जैसे भी हैं, हम चाहेंगे कि देखिए हम में सब में एकता है मेरे भाई, सब में एकता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में, शिक्षित वर्गों में थोड़ी सी हम देखते हैं डिसबैलेंस होता है। अगर आप दर्पण एकेडमी जी, आपका नाम क्या है, शुभ नाम बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे कंपटीटर सभी मानते हैं या मानते होंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी को कंपटीटर मानता ही नहीं मेरे भाई। हम भी वही काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होगे, अच्छी बात कर रहे हो, समाज को अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हो। कोई नहीं भाई, बहुत सही हो गए, आपने कमेंट किया, ये अच्छी बात है, ये हम इस बात पे हम खुश हैं भाई कि हाँ आप ठीक है चले जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा क्या है, कौन बोला है भाई, ऐसा क्यों करते हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? क्या नाम है आपका? दर्पण एकेडमी जी बताइएगा ज़रा। हाँ, कहाँ से हैं थोड़ा सा बताइएगा ज़रूर। और नहीं हो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप बात करिएगा, कम से कम हमसे आपसे बात हो भाई। टीचर हैं, टीचर का सम्मान हमेशा होता है, गुरु से बढ़ के कुछ नहीं है भाई, किसी के भी हों। 412 ये हमारी टीम का नंबर है, अगर आप चाहो तो कॉल भी कर सकते हो। कॉल तो ऐसे नहीं, लेकिन पहले हम तो चाहेंगे कि मतलब व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा पूरी टीम का, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे, हाँ अच्छी बात है भाई, और मैं चाहूँगा कि आप भी सपोर्ट कीजिए, मैं भी सपोर्ट करूँगा हर तरीके से, जहाँ से हमसे बनता है मेरे भाई, जितना हमसे बनेगा। तो हमेशा एकता होनी चाहिए, टीचर्स में एकता होनी चाहिए, बच्चों के प्रति हित होना चाहिए, बस चाहे जैसे हो, जिसके लिए हम लोग जीते हैं, जिनसे हम हमारा पेट भोजन भरता है मेरे भाई। मैं साफ कहता हूँ, मैं कोई दूसरा काम नहीं करता, मैं केवल टीचिंग करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अरे भाई पढ़ाई कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे भाई। क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। दर्पण एकेडमी जी, एकदम नहीं परेशान होइए, बच्चे हैं ये इधर उधर करते रहते हैं। यूपी से हैं, यूपी से हैं, ठीक है। चलिए ये सवाल देखते हैं। दर्पण जी आए और दर्पण वाला सवाल, ये देखिए फिजिक्स का सवाल मैथ में इन्होंने दे दिया है, लेकिन अब चूंकि फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है, आपको जवाब देकर जाऊंगा, घबराइएगा नहीं। ये क्या दिए हैं भाई? हाँ ठीक है, ये गोली दर्पण की कहानी हो रही है, तो जरा हम लोग गोली दर्पण बना लेते हैं पहले। कौन सा है? अवतल है, अवतल है मतलब दबा हुआ तल, मेरे भाई दबा हुआ तल, दबे हुए तल पे हम लोग
कलाई करेंगे ना भाई, कलर करेंगे। ये सवाल इन्होंने पता नहीं कहाँ से साइंस का सवाल यहाँ पे डाल दिया। कोई नहीं, आपको सिखाना था, दे दिया इन्होंने। तो उभरे हुए तल पे क्या करते हैं, हम कलर कर देते हैं जिससे कि इस तरफ प्रकाश जा ना पाए। तो गोली दर्पण में अवतल है, अवतल माने अव माने दबा हुआ, अव माने दबा हुआ। ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष से हम कुछ बातें देखेंगे कि यहाँ ये ध्रुव होता है, पोल होता है, जिसको अंग्रेजी में पोल बोलते हैं, ध्रुव होता है। अब ये पूरा एक गोला रहा होगा तो उसका एक कहीं सेंटर तो रहा होगा, केंद्र, सेंटर या सी, और यहीं बीच में फोकस भी होगा। सर जी फोकस भी है, क्योंकि देखिए सी और पी का मध्य बिंदु कौन होता है, फोकस होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होके जाती हैं, और फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती। ये सब बातें आप हाई स्कूल में पढ़े थे, कोई बात नहीं। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, कोई वस्तु रखी गई है मेरे भाई, कोई वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रतिबिंब उसी ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। फोकस दूरी क्या होगी, तो सबसे पहले क्या दिया है, अवतल दर्पण है और ये वस्तु रखी गई है। वस्तु क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु के लिए हम u का इस्तेमाल करते हैं, और प्रतिबिंब के लिए v का इस्तेमाल करते हैं, और फोकस दूरी के लिए f का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्या क्या दिया गया है बस उसी को देखना है। 10 सेंटीमीटर आपका दिया गया है u, और इसका प्रतिबिंब उसी ओर, देखिए उसी ओर, जिस तरफ वस्तु रखी गई है उसी ओर 15 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में होगा सर जी ये प्रतिबिंब बनेगा किधर, प्रतिबिंब वस्तु किधर रखी जाएगी और प्रतिबिंब किधर। आप याद रखिएगा, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे लेंस हो, फलाना हो, ढिमका हो, हमेशा यू किधर रहेगा, हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। कहीं पर होगा मेरे भाई, मुझे क्या पता, हो सकता है यहाँ पे हो। ये वस्तु हो गई। तो आप बताइए हमेशा दूरी कहाँ से ली जाती है, हमेशा पोल से ली जाती है। तो यहाँ से अगर हम, प्रकाश इस डायरेक्शन में जा रही है, प्रकाश इस दिशा में जा रही है, और ये दूरी इधर जा रही है, तो प्रकाश की दिशा के विपरीत में अगर हम नापते हैं तो हमेशा दूरी ऋणात्मक नापेंगे। क्या नापेंगे, ऋणात्मक नापेंगे। प्रकाश इस दिशा में जा रही है और दूरी इस दिशा में जा रही है, उल्टा दिशा में मेरे भाई, तो हमेशा दूरी ऋणात्मक होगी। अब ध्यान देना, प्रकाश इस दिशा में जा रही है और दूरी भी इसी दिशा में नापी जा रही है, तो दूरी हमेशा धनात्मक ली जाएगी। ये चिन्हों की परिपाटी है, खेल है। ठीक है, तो अगर हम ध्रुव से यहाँ तक की दूरी नाप रहे हैं, ठीक है, तो ऋणात्मक नापेंगे। तो प्रतिबिंब भी उसी ओर बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहीं इधर उल्टा सीधा कहीं बन रहा होगा भाई, मुझे क्या पता, अभी नहीं पता है कहाँ बन रहा होगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए प्रतिबिंब ये गुलाबी कलर का है, ये इधर बन रहा है। ठीक है, ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, तो ये भी उसी तरफ बन रहा है, इसलिए माइनस ये भी होगा। और फोकस दूरी पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं। दर्पण का सूत्र होता है मेरे भाई 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/v। ठीक है, u का मान कितना है, माइनस में 10, यानी 1/-10 प्लस v का मान कितना है, 1/-15, 1/-15। दोनों में माइनस है तो कुल मिला के माइनस बाहर निकाल लेते हैं, और 1/10 और 1/15, यानी 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 10 तियाँ 30 होगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस तो हम निकाल लिए। 15 दूना 30 यानी 2 हो जाएगा। 3 2 5, 5/30 यानी -5/30, -5/, 5 छंगे 30 होगा, यानी -1/6। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि इधर 1/f है और इधर 1/6 है, वो भी माइनस में, तो एफ का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 6 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी इसकी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, वो भी। आप -6 पे जाइए, -6 पे, क्योंकि दिशा के साथ अगर ऑप्शन में दिया गया है तो यूं मस्त, सबसे बढ़िया है कि ऑप्शन नंबर ए पे जाइए। ठीक है, हाँ, अगर ये मान लीजिए माइनस में ना दिया होता, केवल 6 सेंटीमीटर दिया होता और दूसरे में अलग अलग दिया होता, चिन्ह के साथ ना दिया होता, तब भी हम 6 सेंटीमीटर तब लगा सकते थे। लेकिन अगर दिया गया है, माइनस में दिया गया है, तो यूं मस्त हमारा जिसमें आया है उसी में हम करेंगे। तो ठीक है, ये सवाल समझ में आया, दर्पण की फोकस दूरी समझ में आई। हाँ सर, दर्पण की फोकस दूरी समझ में आई मेरे भाई। हाँ सर, क्या हुआ भाई, क्या हो जाता है, क्या हो क्या जाता है।
भाई आज की क्लास में काफ़ी डिस्टरबेंस हुआ, समझ लीजिए एकदम दिमाग खराब हो जाता है। कैसे कैसे मतलब लोग हैं। हाँ, एकदम डिस्टरबेंस हो जाता है। एक बार क्लियर करिए आप सभी, और मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूँ तब तक। हाँ, मिथिलेश वर्मा अलका क्लास क्यों रुक गई है? फिर से रुक गई। कुछ नेटवर्क का इशू है मेरे भाई, नेटवर्क का इशू है, पता नहीं क्या कैसे चल रहा है। इन लोग का सिस्टम ही है ऐसा। आशा करता हूँ भाई कि अब आवाज़ जा रही होगी, दिखाई सुनाई दे रहा हूँ मैं। कोई नहीं, अगर एक बार आप लोग क्लियर कर दो मेरे भाई, बार आप लोग क्लियर कर दो। यहाँ सर सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है अच्छे से, तो मैं आगे की क्लास कंटिन्यू करूँ। और भाई एक बात तो समझनी पड़ेगी कि आज डिस्टरबेंस काफ़ी हुआ क्लास में। सर क्लास क्यों रुक रही है? हाँ, अब क्या मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूँ? एक बार आप क्लियर कर दो, एक बार आप लोग क्लियर कर दो मेरे भाई, ऐसे थम्सअप करते हुए एक बार क्लियर कर दो। और जैसे ही क्लियर ओके होगा, हाँ, जैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा, आपकी तरफ से ओके हो जाएगा, हम आगे फाइनली स्टार्ट कर देंगे क्लास। ओके। कुछ तो दिक्कत हो रही है, कंटिन्यू दिक्कत हो रही है। हाँ भाई, एक बार क्लियर करो भाई। और लास्टली अब एक बार और ट्राई करेंगे और देखेंगे, अगर क्लास सब चल रही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो क्लास को यहीं पे बंद करेंगे, क्योंकि मेरा भी दिमाग ख़राब होता है जल्दी जल्दी। हाँ, एक बार थम्सअप करो भाई, एक बार जल्दी कर दो, मैं भी देख लूँ सब कुछ सही चल रहा है। यस सर, दिखाई तो दे रहा है। बाकी आप लोग एक बार थम्सअप करके बता दो मेरे भाई, एक बार आप लोग थम्सअप करके बता दो। हाँ, नेटवर्क इशू है, हो रहा है सर आज काफ़ी। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? फोकस दूरी -6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 19वां सवाल देखते हैं मेरे भाई। 19 नंबर सवाल पे आते हैं और देखते हैं भाई क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, एकदम बढ़िया। सब सबको भाई डन है सर जी? यस, आई एम रेडी। आवाज़ सही है। सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना दिखने लगा मेरे भाई। हटता हूं मैं, पहले क्वेश्चन को आप देखिए। सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना वनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद वनीता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम होगा। वनीता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है। के का मान बताइए। अच्छा, यानी कुल मिला के सुजाता और वनीता के आयु के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, वही तो के है, वर्तमान आयु का 3 गुना। चलो सुजाता का हम मान लेते हैं, सुजाता का, ठीक है, सुजाता की आयु हम x मान लेते हैं, और वनीता का आराम से आराम से आराम, वनीता का मान लेते हैं y। जैसा कहें ये ऐसे चलते हैं। सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना, यानी सुजाता का आयु का 3 गुना कर दीजिए, 3x हो जाएगा। अच्छा, वनीता की वर्तमान आयु का 2 गुना, 2y, और से 5 अधिक है, यानी 5 जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बराबर। दूसरे केस में देखिए, 3 वर्ष बाद, अगर 3 वर्ष बाद देखेंगे तो यक्स भी क्या हो जाएगा, 3 वर्ष, यानी सुजाता भी 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी और वनीता भी 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी। अब क्या कहेंगे कि
कि वनीता की आयु का 3 गुना, तो जो वनीता की आयु थी उसका 3 गुना, सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। सुजाता की आयु के 4 वर्ष 4 गुने से 4 वर्ष कम है, तो इधर हम कम करने के लिए जगह नहीं बचा, तो इधर हम जोड़ देते हैं, इधर इनका ज़्यादा है, ऐसे कह दें। सही है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। क्या? 4x 4 तियाँ 12, 3y और 3 तिरिक्का 9 प्लस 4। इधर देखेंगे तो 4x माइनस 3y बराबर 12 उधर जाएगा, 9 4 13 होगा, 12 उधर जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ क्या आ रहा है? 3x माइनस 2y बराबर 5। ठीक है, अब इसमें सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो 3x, इसमें देखिए 3y है, किसका पूछा गया है? दोनों का अंतर पूछा गया है ना, तो दोनों का अंतर आएगा 4x 3y। हाँ ठीक है, सीधा घटा दीजिए, 4x में से 3x ऊपर पहले लिख दीजिए, 4x माइनस 3y बराबर 1, और इधर नीचे 3x माइनस 2y बराबर 5। ठीक है, सीधा घटा दीजिए, नहीं घटेगा, 3x में से इसको घटेगा तो जुड़ जाएगा क्या? प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो 4x में से 3x निकाल देंगे तो x बचेगा, यहाँ माइनस y आएगा, और यहाँ माइनस में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। माइनस में आने का मतलब है y ज़्यादा है x से, यानी वनीता बड़ी है सुजाता से, वनीता बड़ी है सुजाता से। कितने वर्ष? 4 वर्ष। सही है कि गलत है? एक बार फिर से मिला लें भाई, क्योंकि 4 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो हम लोग कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या? सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना। दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है मेरे भाई, जब नेट वगैरह नहीं चलता है क्लास में तो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। कमेंट भी देखें। हाँ, विश्वनाथ हादसा हासदा है, हासदा कमेंट देख रहे हैं भाई। विश्वनाथ, राम राम जी, आ गए हैं आप। अभी हम तो क्लास का डिस्टरबेंस देख रहे थे विश्वनाथ जी, और फिर क्वेश्चन पे आ गए हैं। हाँ, 4 साल 4 साल 4 साल लगातार 4 साल। कुछ नहीं भाई, अच्छा है, ठीक है। ऑप्शन रॉन्ग है सर, एक बार हम चेक कर लेते हैं, अभी रॉन्ग ना बोले। ठीक है, सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना वनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। सुजाता के 3 गुना वनीता का 2 गुना से 5 अधिक है। ठीक है, हटा दिए, 5 आ गया, पहला समीकरण। वनीता वाले में चलते हैं, 3 साल बाद वनीता की आयु का 3 गुना अच्छा वनीता को 3 साल, इसको भी हाँ, तो इन्होंने कहा कि वनीता की आयु का 3 गुना, वनीता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। 4 गुने से 4 वर्ष, यहाँ कम था तो माइनस कर उधर प्लस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। 4x 12, 3y 9 और फिर 4, 9 4 13, और ये 12 उधर जाएगा तो 1 बचेगा, 3y इधर आएगा, 4x माइनस 3y। सही है, तो 4x माइनस 3y बराबर 1, 3x माइनस 2y बराबर 5, उसमें से इसको घटा दिए तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। हाँ, तो यक्स आ जाएगा, यहाँ माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ -4 आ जाएगा। -4 का मतलब है कि वनीता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है, तो 4 वर्ष होना चाहिए। सही जवाब होगा मेरे भाई 4 वर्ष, यहाँ ऑप्शन में गलत है। ठीक है, ऑप्शन में गलत है, 4 वर्ष ही होगा के का मान। सही उत्तर 4 वर्ष ही होगा। ठीक है, तभी हम कह रहे हैं पूरे अच्छे से प्रॉपर वे में हम लगाए हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा एक बार। हाँ, बाकी मेरे हिसाब से एकदम फिट है भाई। हाँ, तो इसका 4 वर्ष आना चाहिए आंसर। 19 के बाद 20 पे आ जाइए, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है भाई। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है कि यदि सेक थीटा बराबर 5/3, तो थीटा के न्यून कोण के लिए इसका मान बताइए। कोई नहीं, सेक थीटा दिया गया है, सेक थीटा दिया गया है, तो एक समकोण त्रिभुज को खट से बनाइए। खट से कैसे बनता है गुरुजी? ऐसे बनता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई? कर्ण, ये कर्ण हो गया, और ये हो गया आधार, यानी कर्ण आपका 5 अगर है तो ये 3 है, तो ये पक्का 4 होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, और थीटा कहीं यहाँ बैठा होगा मेरे भाई। ठीक है, हाँ। अब टेन थीटा क्या बोलेगा भाई? टेन थीटा क्या बोलेगा? यहाँ से देखिए 3 टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान तो निकाल लो भाई। टेन थीटा का मान होगा क्या? लंब बटे आधार 4/3, तो 3 टेन थीटा अगर निकालना चाहोगे तो 4 आ जाएगा। कितना? 3 टेन थीटा बराबर
4 आ जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा का मान क्या होगा, जस्ट सेक थीटा का उल्टा 3/5 हो जाएगा। ऐसे भी देखोगे कि आधार बटे कर्ण 3/5, 3/5। अब यहाँ 5 बटा में था तो सामने ले आएंगे तो ये आ जाएगा। मतलब इनके सामने इतना क्या रखेंगे, 3 टेन थीटा 4 हो जाएगा, और ये 5 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 5 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ 4 में से 3 गए 1, यानी ऊपर तो 1 आएगा मेरे भाई, ऊपर 1 आ गया। नीचे में सोचो 5 साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी 4/5, तो 5 यहाँ लिख दो आप। अच्छा, 3 सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान तो आप डायरेक्टली देख रहे हो क्या, 5/3, तो 5/3 यहाँ 3 चला जाएगा। इसमें से घटाएंगे, 4 में से 5 जाएगा तो -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1, 1/-1 क्या हो जाएगा, -1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई। आराम से आराम से आराम, एकदम आराम से मेरे भाई। हम बाकी के चेंजेस नहीं किए, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था उस आधार पे ये डाटा निकाल लिए। कोई दिक्कत किसी को, कहीं भी दिक्कत हो तो बताइए। सर जी क्वेश्चन वहीं हटा देते हैं तो क्या दिक्कत, देख लो एक बार देख लो आप। दर्पण एकेडमी ऑप्शन नंबर डी, राम प्रकाश जी -1, राजपूत अलका सिंह -1। यस सर, ठीक है, बढ़िया, एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम जिंदाबाद भाई। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न तालिका, दिख रहा है ना मेरे भाई, दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं भाई, जूमिंग का खेल हम लोग खेल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा है नहीं कर पाएंगे, बस ही कर। अब इससे ज़्यादा जूम करेंगे तो बाहर चला जाएगा ये, ठीक है। देखिए, निम्न तालिका 4 विषयों अर्थात गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान में ABCD द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। गणित में कैसे पाया है, ABCD 4 बच्चे हैं और ये इन सब विषयों में कितना नंबर पाए हैं, फलाना ढिमका 100 नंबर पूर्णांक है इसका। ए द्वारा गणित में पाया गया अंक, ए द्वारा गणित में पाया गया अंक, ठीक है। बी द्वारा हिंदी में प्राप्त किया गया अंक, बी द्वारा हिंदी में प्राप्त किया गया अंक का योगफल, इन दोनों का जोड़ लीजिए, इन दोनों का जोड़ लीजिए, ए और बी का जोड़ लीजिए। अब इन्होंने कहा क्या, ए और बी का जोड़ कितना आया मेरे भाई, 90 और 80, 90-80 कितना आया, 170, 170 आया जब। अब आगे पढ़ते हैं। सी द्वारा विज्ञान में, सी द्वारा विज्ञान में 64, हाँ। डी द्वारा अंग्रेजी में, डी द्वारा अंग्रेजी में 76, प्राप्त अंकों के योगफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा, सी और डी का देख लेते हैं, सी और डी का जोड़ देख लेते हैं, कितना कितना है भाई, 64 76, 64 और 76, जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 6 6 12 1 13 1 14, 140 हो जाए। तो 170 अनुपाते 140 हटाएंगे तो 17/14 आ जाएगा। क्या बात है, कोई बात नहीं है, 17/14 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 17/14। हाँ, बी ऑप्शन है, दर्पण एकेडमी अलका सिंह जी 17/14। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर। हाँ, ये अनुपात समानुपात का सवाल है। A+B और A+B का होल स्क्वायर का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए आपको तरीका बता देते हैं मेरे भाई। अगर A और B का तृतीयानुपाती निकालना है, क्या है, A और B का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती अगर निकालना होता है तो दोनों का गुणा करके अंडर रूल लगा देते हैं, ठीक है। तृतीयानुपाती क्या होगा यही जानना है। मान लीजिए x है, थोड़ी देर के लिए समझिए कैसे करते हैं, a और b, और जिसके बगल में कोई नहीं होता वो रिपीट कर जाता है, यही b रिपीट कर जाएगा, और मान लेते हैं तृतीयानुपाती क्या है, x है। अब मध्य पदों का योग गुणनफल किनारे के पदों के गुणनफल के बराबर होगा, ax, तो x बराबर क्या हो जाएगा, b² a। तो तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, a और b का क्या हो जाएगा, b² a। मतलब ये बात समझ में आई कि तृतीयानुपाती होता क्या है कि दूसरे वाले का वर्ग बटे पहला वाला, दूसरे वाले का वर्ग बटे पहला वाला, ये वाली लाइन याद रखिएगा। तो दूसरे वाले का वर्ग यानी a + b
का वर्ग पहले से ही था, इसका एक बार और वर्ग, वर्ग बटे पहला वाला a प्लस बी, ये कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी a प्लस बी के पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और बटे में a प्लस बी। अब ध्यान दीजिए कि a प्लस बी अगर हटेगा तो यहाँ 3 ही पावर न बचेगा, तो 3 ही पावर वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया राम प्रकाश जी, ऑप्शन नंबर ए, गजब। ठीक है, कहाँ से हो आप, हम हैं प्रयागराज से, हम हैं प्रयागराज से, बढ़िया धरती है हमारी भाई प्रयागराज। कहाँ से, प्रयागराज से। गुरुजी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम जानते हो भाई, हाँ उसी धरती से हम बिलोंग करते हैं भाई, प्रयागराज। चलिए एक संख्या, उसके आधे, उसके 1/3 और 27 का योगफल 71 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके तरीके अलग अलग हैं, चलिए सिंपल वे में संख्या को यक्स मान लीजिए। संख्या, संख्या का आधा और संख्या का 1/3, 1/3 और 27 का योगफल 71 है, 27 का योगफल 71 है। देखिए इसके बटा 1 लिख सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा 6x, 2 से करेंगे तो 3x, और 3 से करेंगे तो 2x, एक सिंपल सी बात है। और 27 को उधर ले जाएंगे तो 11 में से 7 गए 4, और 6 में से 2 गए 4, 44 आ जाए। 6 3 9, 9 2 11, 11x/6 है, तो 44 गुना 6 हो जाएगा। 11 से काट दीजिए 4 बार में, 4 छंग 24, यानी संख्या आ जाएगी आपकी 24। मेरे भाई इस तरीके, ये आपका यक्स वाला मेथड था। अब बिना यक्स वाला भी आप कर सकते हो, ध्यान से देखो, बिना यक्स वाला अगर संख्या का आधा कहा गया है यानी 2 होगा, और 1/3 कहा गया है मतलब 3 होगा। ठीक है, और 27 का योगफल, तो 27 को इस तरफ ले आ लो, तो 27 माइनस कर दो भाई, तो 44 आ जाए। आपको ये बात समझ में आई, अगर इनका हम एलसीएम ले लें तो संख्या हमें दिखने लगेगी क्या, 6, एलसीएम 6 हो गई, यानी हम संख्या को 6 मान लिए अपने से, अपने से संख्या को क्या मान लिए, 6 मान लिए। अब इन्होंने कहा कि संख्या के आधे का, एक आधा 3, और संख्या का तिहाई यानी 6 का तिहाई कितना होगा 2, इन सब का जोड़ 6 3 9 2 11, 11 की वैल्यू आपके सामने 44 दी गई, 11 की वैल्यू आपके सामने 44 दी गई है, और आपसे पूछा गया है संख्या यानी 6 की वैल्यू। 11 चौक 44, 6 चौके 24। जो बिना यक्स का चाहते हैं वो हरे में चले जाएंगे, और जो यक्स वाला जानना चाहते हैं वो इस लाल में चले जाएंगे। हरा लाल दोनों ही ऑप्शन से आपका 24 ही आंसर आएगा। क्या बात है गुरुजी, एकदम बढ़िया। अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं, धड़ाधड़ सवाल होगा। हाँ, संगम में कहाँ से हैं सर, अच्छा जितेंद्र भाई किस डिस्ट्रिक्ट से हो आप, संगम में कहाँ से, प्रयागराज भाई, प्रयागराज सिविल लाइन से, हरदोई से, वो सुना है आपने, प्रयागराज, ओके। हाँ मौसी का घर है, देखिए तुरंत रिश्तेदारी रिश्तेदारी बना लेते हैं ये लोग, इनका चक्कर यही है भाई, तुरंत रिश्तेदारी बना लेते हैं। हाँ रिश्तेदारी, मौसी है, मौसी के चचा के जेठानी की लड़की है, सर जी, हाँ अब इनका यही है, तुरंत रिश्तेदारी। अगर भाई हम लोग जानते हो सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी हम लोग बनाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो टीचर के सब रिश्तेदार हैं, सबसे बढ़िया रिश्तेदारी हम लोगों की क्या है, केवल और केवल पढ़ाना पढ़ना, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। ठीक, बढ़िया रिश्ता है भाई। निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया ग्राफ एक कॉलेज के विभिन्न विषय को चुनने वाले कुल संख्या को दर्शाती है। अच्छा, और ये जो सीधी लाइन और डॉट है वो पुरुष हैं, और डॉट वाली जो लाइन है वो महिलाएं हैं। ठीक है, जीव विज्ञान और गणित, जीव विज्ञान और गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। जीव विज्ञान कहाँ है मेरे भाई, विज्ञान है जीव विज्ञान, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है
जीव विज्ञान। बक्सा बनना चाहिए क्या? ये बक्सा। अच्छा, ये हिंदी का है, ये हिंदी का है, ये नागरिक शास्त्र का, ये इतिहास का, ये विज्ञान का, ये जीव विज्ञान का। अच्छा, 65 और 87, 65 और कितना है 87, 65 और 87 जोड़ लीजिए, 7 5 12 और 8 6 14, 1 15, 152 आ गया। गणित और जीव विज्ञान को जोड़ने वाले, नागरिक शास्त्र और इतिहास को चुनने वालों, नागरिक शास्त्र और इतिहास, नागरिक शास्त्र में ये हैं, ठीक है सर जी। ये तो जीव विज्ञान का ही लिए हैं बस, गणित का आप कहाँ जोड़े हैं? 67 और 87 ये भी जोड़ लो भाई। ऐसा काम करते हैं, छोड़ो हटाओ, छोड़ो हटाओ, ये चारों को लिख लेते हैं पहले। कौन? 87, 87, ठीक है। और कौन है? 67 65, 67 और 65। चलो, ये पहली वाली लाइन जीव विज्ञान और गणित के चुन लिए सभी का। और नागरिक शास्त्र और इतिहास को चुनने वाले विद्यार्थी, नागरिक शास्त्र में क्या होगा? नागरिक शास्त्र दूसरा है 65 और 45, 65 45। इधर चलो भाई, 65 45, ठीक है, 65 45। इधर आ जाओ। अब कौन सा का है? इतिहास 78 67, 78 67, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है? जिनका अंतर निकालना है उनको जोड़े ही क्यों, जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखो भाई, कोई आसपास हो तो उड़ा दो आप, उड़ा दो आप। तो 65 65 है, अंतर हटा दो, खत्म हो जाएगा। अच्छा, और कौन है भाई? 67 67 है, हटा दो, अंतर देख रहे हैं हम। 78 78, 78 से देखो ये कितना ज़्यादा है, 78 को हटा दो आप, 87 कितना ज़्यादा है? 7 उधर 2 इधर, 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो 9 जोड़ लो आप, 9 7 16, 16 मतलब 96, 96 और 45 का डिफरेंस देख लो आप। तो 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 51 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपने समझा है किस तरीके से हम इसको किए हैं? इसको हम औसत में जब हम काम करते थे तो डिफरेंस देखना है, तो इनको जोड़ने से, पूरा जोड़ें फिर इनका जोड़े फिर अंतर देखने से अच्छा है कि इनका पहले से ही अंतर देख लें। तो जो बराबर है वो उनको हटा दीजिए, जो पास में है उनको जोड़ लीजिए। अगले सवाल पे आते हैं। हाँ भाई, 49 कहाँ से आया? 50 आएगा भाई, 51 आएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि 2p+q का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2p+q एक्स के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले हम d जानते हैं। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसका स्क्वायर 2p+q। भाई द्विघात समीकरण सबको पता है ना? हाँ, उसका स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a कितना है? हाँ, इंटू 2p+q का होल स्क्वायर इंटू 1, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, p+q का होल स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, p+q का। ये बात आपको समझ में आई कि यही चीज़ में से यही चीज़ को घटाएंगे, तो 4 ठेनी में से 8 ठो घटा देंगे, 4 ठेनी में से 8 ठो घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा। कितना माइनस में? 8 में से 4 गए 4, p+q का होल स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, यक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, यानी किसी संख्या का वर्ग करने पे हमेशा 0 से क्या होता है? बड़ा या बराबर होता है। तो ये वाली चीज़ तो 0 से बड़ा है और ये तो 0 से ऑलरेडी बड़ा है, तो दोनों धनात्मक संख्याएं हैं और उसके सामने माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है डी भी ऋणात्मक है, क्योंकि माइनस लगा है। धनात्मक संख्या के सामने माइनस लगा है तो ऋणात्मक ही होगा, और ऋणात्मक किसका होता है मेरे भाई? काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 होता है तो वास्तविक होता, तो ये काल्पनिक मूल। समझ में आया? यस सर, कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़े थे। ओके 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 ओके, सी वाला सर जी, वेन एवर गेमिंग। ये अंतिम सवाल है क्या या इसके और आगे है? भाई मेरे आज सवाल बहुत ज़्यादा है, पूरा पेपर सॉल्व कराना है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी, अच्छा 70 की रफ्तार से ये जा रही है पी।
70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है सर जी। अच्छा, समांतर पटरी पर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये मेरे भाई 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्यों जा रहे हो उसी दिशा में, कितने 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है गुरुजी। और इसकी चाल है और 170 मीटर लंबी है। ये लंबी कितनी है? 170 मीटर लंबी। ठीक है गुरुजी। एक अन्य रेलगाड़ी क्यू को एक सही 1/3 मिनट समय दिया गया है मेरे भाई, समय दिया गया है कितना? एक सही 1/2 मिनट। अच्छा, 1 मिनट तो 60 सेकंड के बराबर होता है और आधा मिनट कितना होता है? 30 सेकंड। 60 30 90 सेकंड के बराबर हो जाएगा, यानी 90 सेकंड में ये इसको पार कर जाएगी, टाइम अगर बताए तो। रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इससे देख लें। तो हम इस रेलगाड़ी की लंबाई तो जानते नहीं भाई, तो सबसे पहला काम करेंगे कि पी की लंबाई हम मान लेंगे एक्स मीटर। भाई ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। जब एक ही दिशा में जाते हैं तो इनका डिफरेंस निकाला जाता है। तो कितना डिफरेंस आएगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या आ जाएगी? सापेक्ष चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। चाल कितना होगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुणा कर देंगे गुरुजी, तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और चाल बराबर होता है दूरी। दूरी कितना चलेंगे? दोनों की लंबाई के बराबर, यानी x + 170 बटे समय 90 सेकंड लग रहा है। 18 पंचा 90, 5 से 25 हो जाएगा। 25 का गुणा 14 में करेंगे तो x प्लस बराबर 5 25 और 25 से 14 में गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 25 एक कम 25 और 10 35, 350 और 170 घटा लो मेरे भाई, 170 घटा लो। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, यानी x कितनी आ जाएगी? 17 दूना 34, यानी 180 मीटर आ जाएगी। 180 मीटर पी की लंबाई आ गई। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। सवाल अभी हम आधा पढ़े थे मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। सम्मुख दिशा से 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पी थी उसी के विपरीत दिशा में एक ठो और आ रही है, इसको आर बोल दिए। कितना लंबा है? 220 मीटर। 220 मीटर लंबा है। और इसकी चाल कितनी है गुरुजी? 74 किलोमीटर प्रति घंटा। 74 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई जब विपरीत दिशा में आती हैं तो आपस में चाल जुड़ जाती है, तो 70 और 74 कितना हो जाएगा? 144। लेकिन ये 5/18 से गुणा करेंगे गुरुजी, क्योंकि इसकी चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी कितना चलेंगे? x और 220, यानी 180 और 220, 180 प्लस 220। गुरुजी समय कितना लगेगा? मान लो कैपिटल T। कहानी खत्म है। 18 से के पहाड़ा में 144 आता है? आता है या नहीं आता है? हम काम करते हैं, 2 से 9 से काटते हैं। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 16 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में। अरे भाई 8 बार में आता है, तो 8 पंचे 40, यानी टी बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से जोड़ लीजिए, 80 जोड़ देंगे 300, 300 400, 400 आ जाएगा, और बटे 8 पंचे 40, यानी 10 सेकंड आएगा। 10 सेकंड में पार करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। समझ में आया? चाल और दूरी का ये सवाल बहुत बढ़िया सा ट्रेन वाला सवाल था मेरे भाई, बड़े आराम से हम लोगों ने इसको किया है। सर क्लास कल चलेगी? हाँ, कल सुबह 10 बजे चलेगी। कल सुबह 10 बजे चलेगी, शाम को नहीं। शाम को आप बढ़िया से दीपावली मनाइए। आज भी छोटी दीपावली है, लेकिन आप लोगों की क्लास बंक न हो इसलिए मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच में। इसी वर्ष के पहले 3 महीनों में, इसी वर्ष के पहले 3 महीनों में राघव की औसत मासिक आय 45,000 थी। अप्रैल में, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, तो वो हो गया अप्रैल में उसकी पहले 3 महीनों की औसत आय से 33.1/3% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी औसत मासिक आय 45,300 है, तो मई से दिसंबर तक की अवधि के लिए राघव की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कितना बढ़िया औसत का सवाल है ये, औसत का सवाल।
देखिए भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का बेसिक से करें या फिर आपको ट्रिक से बताएं, जल्दी बताइए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले मैं चाहूँगा कि बेसिक से कर देता हूँ, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च का औसत आयु कितना था? 45,000। तो योग क्या हो जाएगा? 3 गुना 45,000, औसत गुणित संख्या हो जाएगी। 45 तिहैया 135, 45 तिहैया 4 तिहैया 12, 5 तिहैया 15, हाँ 135, 3 जीरो बढ़ा लीजिए, 1,35,000। अप्रैल में इन्होंने कहा कितना है भाई, कि जितना पहले 3 महीनों की औसत आय थी उससे 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 का मतलब है 1/3, ठीक है। तो अगर 3 की वैल्यू इतना है 135, नहीं 3 की वैल्यू कितनी है? 45,000। तो आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/3 कितनी हो जाएगी? उतनी अधिक है। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 3 तो एक है ही, एक ज़्यादा है, और वो अपने आप में 3 तो है ही ना, नहीं? सही कह रहे हैं ना? 1/3 ज़्यादा है, तो 4/3 की वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ सही कह रहे हैं। 15,000, 15 चौका 60,000, कुल मिला के ए में 60,000, ठीक है। अप्रैल में ये पूरे वर्ष के लिए औसत मासिक आय 45,300 थी। अब भाई देखिए, अप्रैल से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये देख लो मेरे भाई, कितने महीने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने हुए, 8 महीने, 8 महीने, ठीक है। 8 महीने हो गए। तो मई से दिसंबर तक की अवधि के लिए औसत कितना होगा? तो औसत हम यक्स मान ले अगर, तो 8 यक्स इनका योग आ जाएगा। अब बताओ भाई, 1,35,000, 60,000 और 8 यक्स सबका जोड़ कितने के बराबर होगा? इनको जोड़ लो भाई, 1,95,000, 1,95,000, और ये कितना है? पूरे वर्ष भर का कितना है? 45,300। ये 12 महीने का है, तो 12 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? डबल जीरो इधर होगा, 12 तियाँ 36, 12 पंचे 60 और 3 63, ये आएगा हासिल, 12 चौक 48 और 6 54, ठीक है। 8 यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3 जीरो तो इसमें से घटाना है ना भाई, तो 0 0 6 आ जाएगा। अब देखिए 3 में से अगर 5 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 3 आएगा, 13 फिर से लेंगे, 13 में से 9 जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 1 गए, 3 हो जाएगा। 8 से काट दीजिए तो यक्स आ जाएगा। 8 चौक 32, 2 8 तिरिक 24, 4 8 पंचे 40, 6 43 5, हाँ फिर से भाग दें भाई, 8 चौक 32, 2 8 तिरिक 24, 4 8 पंचे 40, 6 और 6 आया 60, 8 सत्ते 56, 4 8 पंचे 40, 43,575, 43,575 ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। क्या बात है, एकदम बेसिक से बताए हैं। अब ट्रिक से बता दें। हाँ 43,593, 93 नहीं 575 सही है। कैलकुलेशन कैसे करें विदाउट कॉपी पेन के? अच्छा, उसको भी बता रहे हैं भाई, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। पहला तरीका सोचते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। आ जाइए। अब इसको अगर स्मार्ट तरीके से करना होगा तो कैसे करोगे? और इसे आप ले लो मेरा लाइन वाला मेथड भाई, लाइन वाला मेथड। लाइन वाला मेथड आप जानते हो कि नहीं? पूरे महीने भर की कहानी, पूरे साल भर की कहानी यहाँ पे दौड़ाएंगे हम लोग लाइन वाले मेथड पे। गुरुजी बताइए, पहले 3 महीना, 1 2 3 महीने का औसत कितना है? 45,000, ठीक है। चौथे महीने में क्या होगा? चौथे महीने में क्या होगा? चौथा महीना यानी अप्रैल का है, अप्रैल का क्या होगा?
33 सही 1/3 यानी 1/3। अब दिमाग में खेलना है, 1/3 आएगा तो उससे क्या होगा, ज्यादा है तो एक में 1/3 जोड़ेंगे तो 4/3 आएगा। 4/3 का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। इसका 4/3 कितना है, 15 चौका 60, 60,000 आएगा। इसका इंडिविजुअल 60,000 है। ठीक है। पूरे वर्ष के लिए क्या है, पूरे वर्ष के लिए औसत मासिक आय 45,300 है। यानी अगर ये हम कहें कि 3 महीने का है, ये 1 महीने का है, और बाकी के बचे हुए कितने हैं, 8 महीने हैं। 8 महीने का हम क्या मान लें, 8। ये तो वही मेथड बन जाएगा ना, आप कैलकुलेशन में परेशान हो जाओगे। तो इसमें तो हम ज़्यादा कुछ सोचे नहीं, एक बार डिजिटल सम देख लिया जाए क्या। अच्छा चलिए, हाँ सही सोचे हैं, सोचे हैं तो सोचे हैं गुरु, सोचे हैं तो सोच लिए। बाकी के 8 माह बचेंगे, क्योंकि 12 माह होते हैं, 3 माह ये 1 माह ये, 4 माह बचे। 8 माह का ही हमको निकालना है क्वेश्चन मार्क। एक काम करो, एक तरफ आप नंबर लिख लो, एक तरफ एवरेज लिख लो, औसत लिख लो। बढ़िया। तो 1 महीने का 60,000, 1 महीने का 60,000। ठीक है। 3 महीने का 45,000, 3 महीने का 45,000। औसत से देख रहे हैं तब। 8 महीने का पता नहीं, लेकिन पूरे साल भर का हमें पता है कितना, 45,300, 45,300। ठीक है। यस सर, यस सर बोलिए। हैप्पी छोटी दीपावली। हाँ सही है। अब यहाँ से आगे सोचो भाई, आगे सोचो कि अगर ये 45,300 इसमें एक ज़्यादा है, इसमें दिया गया है, तो इससे ये कितना ज़्यादा है थोड़ा देखिए। तो 15,000, 14,700, तो ये कितना है, 14,700 ज़्यादा है। ठीक है। एक पे है तो एक का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 45,000 कितना, ये कितना ज़्यादा है, या 45,000 से ये कितना कम है, कहें 300 कम है, 300 कम है, 300 3 लोगों में कम है, तो मतलब 900 कम है। कितना, 900 कम है, 3 त्रिक का 900। अभी इसका हमको पता नहीं है। अब सोचिए ध्यान से कि 14,700 में से अगर 900 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 700 ऐसे निकाल दीजिए, 200 निकाल दीजिए, तो 13,800, 13,800। अब ये कटेगा तो कितने लोगों में बटेगा, 8 लोगों में, 8 लोगों में बांट दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए। कितना, 8 एक कम 8, 5, 8 सते 56, 1, 8 एक कम 8, 2, 12 में बटेगा क्या मेरे भाई। ये जितना प्लस में ले आया है उतने 8 लोग, हाँ उतने 8 लोग लेकर आएंगे। कितना, ये जितना इधर प्लस में आया हुआ है उतना वो माइनस में ले आएंगे, उतना कम करेंगे। तो प्रत्येक में कितना कम होगा, 13,800। तो ये कम है, 14,700 ज़्यादा है, 900 कम हुआ। हाँ तो 300, ठीक है, 900 घटा दिए, 13,800 आया। 13,800 को 8 लोगों में बांटना है, 13,800 को 8 लोगों में बांटना है। 8 एक्का 8, 8 सते 56, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 1712 के हिसाब से कम ले आएंगे। एक लोग, एक लोग 1712 कम ले आएंगे। 1700 लगभग, लगभग हम 1712 या 15 कह दे, 1715। तो अगर 45,300 में से 1715 घटा दें हम तो कितना आ जाएगा, 1715 या 25 आएगा क्या, लगभग। हम कुछ कहीं गड़बड़ कर रहे हैं मेरे भाई, तो भी नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, नहीं तो एग्जैक्ट आ जाता। तो 17,000 आना चाहिए था ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन में, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए चलिएगा, इस मेथड से आप ट्राई करिएगा, क्योंकि देखिए मेथड यही है, औसत देखना है भाई, औसत देखना है, ये औसत कितना ज़्यादा है कितना कम है। 1 महीने का तो 60,000 था, 3 महीने का इतना था, 8 महीने का इतना, 8 3 11 1 12, 12 महीने हो रहा है।
45,300 हो रहा है। सब सही है, सब सही है, कहीं गड़बड़ नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं है। थोड़ा सा गड़बड़ यहीं पे हो रहा है मुझे लग रहा है। 14,700, 14,700 और 3 × 900 कम करेंगे तो 14,700 में से अगर हम 900 कम करते हैं मेरे भाई, 0 0 17 में से 9 गए 8 और ये 13,800 आएगा। 13,800 ये ज़्यादा लेकर आ गए हैं, तो इसको 8 ये कम लेकर आएंगे, कम लेकर आएंगे। तो 13,800 अगर है, 12 लोगों में बांट दें तो कितना बचेगा? 12 × 12, 12 × 12, 12 पंचे 60, 12 0, 1150। 1150 इनको कम लाना पड़ेगा ना, क्योंकि 12 लोगों में काहे बांटेंगे, ये 8 ही लोगों में बांटेंगे। यही गड़बड़ आ रहा है, 8 लोगों में बट नहीं रहा है। भाग गड़ दे रहे हैं क्या? 8 × 1 = 8, 5 13 होता है, 8 × 7 = 56, 1 8 × 1 8 × 1 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 1712 के आसपास कम करेंगे। 1712, और जबकि 17 कुछ ज़्यादा कम करना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं मेरे भाई, चलो होमवर्क में कर लेना इसको, दिमाग ज़्यादा माथापच्ची ना करें, ठीक है। यक्स बराबर -1, यक्स बराबर -2 द्विघात समीकरण इतने के हल है, तो इतने का मान बताइए। यक्स बराबर -1 रख दीजिए, हल है तो संतुष्ट करेगा। हाँ, p-1 + q बराबर 0। -1 का स्क्वायर 1 है, 1 का 3 आ जाएगा, -p + q बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा -p + q बराबर -3। तो आप उल्टा लिख लो, माइनस से गुणा कर दो, p - q बराबर 3। समीकरण नंबर 1 बचा के रखो। दूसरा -2 रख लो, -2 रखो, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 × 3 = 12 होगा, -2p और +q बराबर 0। क्या चाहिए इनको? 3p - 2q। क्या? तो माइनस से फिर गुणा कर दो भाई, ये क्या हो जाएगा? 2p - q बराबर -12 होगा, उस तरफ जाएगा तो 12 हो जाएगा। चाहिए कितना? 3p, तो दोनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3p - q 2q और 12 और 3 15 हो जाएगा। इसका सही जवाब 12 3 15, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला मेथड तो बता दिए हैं भाई, कि क्या बतियाने लगे हम दोनों लोगों को। जितेंद्र भी पता नहीं क्या बतियाने लगते हैं लोग, सवाल पे नहीं बतियाते कि हाँ सवाल कैसे करेंगे। अलग अलग खेल है। यक्स + 1/x बराबर 3 है, तो x² + 1/x² का मान डेली हर चीज़ में बता रहे हैं कि अगर आपको x + 1/x का मान k दिया गया है और x² + 1/x² का मान पूछा जा रहा है, तो k² - 2 कर दीजिए, यानी इसका वर्ग -2 कर दीजिए, 7 होगा, ठीक है। 3 का वर्ग -2 यानी 9 - 2, 7 ट्रिक है, 7 होगा, ठीक है। बढ़िया। तो आज के लिए मेरे भाई इतना रखते हैं। पूरा पूरा क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कराया। कैसा लगा आपको पूरा सेशन? गणित का ये पूरा सेशन कैसा लगा, जवाब दीजिएगा। आगे आज जीके की क्लास और साइंस की क्लास नहीं होगी सर, कल क्लास लेंगे सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे क्लास लगी रहेगी, कल सुबह में ज़रूर मिलिएगा दीपावली की हार्दिक शुभकामना के साथ। और साथ ही साथ कल आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा दीपावली के दिन, ओके। हाँ, राम प्रकाश जी, अलका सिंह, दर्पण एकेडमी। हाँ, दर्पण एकेडमी जी, एक बार आप हमको कमेंट कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा अपने द्वारा। और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जम के इस सेशन को एक बार जाते जाते लाइक करके जाएंगे और शेयर जरूर करेंगे। स्टेटस लगाइए मेरे भाई, आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए। साथ ही साथ जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप से अब भी जुड़ना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे ये पूरा PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होता है व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, तो ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के लिए एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म भर दीजिए। जैसे ही फॉर्म भर देंगे हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी, ठीक है। हाँ, इसी के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि। माँ विंध्यवासिनी आप सभी पर कृपा बरसाती रहें। साथ ही साथ आपको छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मिलेंगे फिर से
दीपावली की हार्दिक शुभकामना के साथ और बढ़िया महोत्सव यानी आपके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। वो गिफ्ट क्या है जरा देखेंगे, वेट करेंगे और कल तक वेट जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपुल कुमार पांडे है मेरे भाई। सुपर क्लास, चलिए भैया, वेरी नाइस सेशन, बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, सर जी ग्रुप में ऐड कर दो। ऐसे नहीं, आप राम प्रकाश जी आप लिंक में क्लिक करके पूरा फॉर्म भर दो। आप मोबाइल नंबर ऐसे शेयर मत कीजिए, सब जान जाएंगे, ठीक है, आपको परेशान करेंगे। इसलिए ग्रुप में कोई सब आइडेंटिटी है, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़कियां जुड़ना चाहती हैं वो भी, और जो लड़के हैं वो भी, ठीक है, लड़के लड़कियों का अलग ग्रुप बनाया गया है। हाँ, मेरा नाम विपुल कुमार पांडे है मेरे भाई। दर्पण जी आपका नाम क्या है? आपका नाम अपने आप में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा। मैंने आपको मोबाइल नंबर भी दिया है टीम का, और उस टीम पे आप एक मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है, हाँ इस पे मैसेज डाल दीजिए। ओके, ठीक है भाई, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, सब बढ़िया है, जबरदस्त है। राम राम जी सर, जी सर। हाँ राजपूत अलका जी, आपने फॉर्म नहीं भरा है, ऊपर वाले क्लिक करके ऊपर फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, राजपूत अलका जी, ठीक है, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए, जिससे ये पूरा पीडीएफ आपको मिलना शुरू हो जाए। ओके, ठीक है, गुड नाइट, शुभ संध्या।